Okay. So first of all, welcome to the class. I think last session में से भी कुछ faces हैं familiar जब हमने digital marketing की थी. So for those of you who are new, I'll give you a brief intro of who I am and what I do. पर आज का session जो है that would be on search engine optimization. And search engine optimization SEO आपने बहुत commonly सुना होगा digital space के अंदर, but ये digital marketing की umbrella के अंदर आता है. ठीक है. So we'll discuss this in further, but to give you a brief intro कि हम लोग कौन है. So my name is Hamza Kazi and I am the CEO and founder of Creative Vibes Digital, which is basically a digital creative agency. And हम लोगों को almost 15 से 16 years हो गए dealing with digital market. And उसके अंदर हम जो services offer करते हैं, they include software, web development, branding, digital marketing, UI UX, printing और SEO जो आज हम करने लगे हैं. अगर मैं थोड़ा सा फर्दर बताऊं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है दैट हैज़ बीन विद लॉट ऑफ बिग नेम्स. तो जल्दी से इसको स्किम कर लेते हैं. आई डोंट थिंक कि आपके लिए इतना रेलेवेंट होगा, बट लाइक जस्ट टू टेल यू कि आप जो कुछ सीखने लगे हैं, सो दैट्स क्रेडिबल. दिस इज अ सेइंग बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल जो बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं आपको के. Because the ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. एंड वो दैट मीन्स इज कि जो लोग एक इरादा कर लेते हैं कि उन्होंने दुनिया में कुछ चेंज करना है, वो लोग हैं जो कि एक्चुअली कोई चेंज लेकर आते हैं. सो आप सब जो यहाँ पे आज सीख रहे हैं, जो आप सब जो यहाँ बैठे हैं, वी आर होपिंग कि आज आप जो कुछ सीखेंगे यू कैन एक्चुअली मेक अ चेंज इन द वर्ल्ड. सो जैसे मैंने कहा कि एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंदर आती है, उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंदर सर्च इंजन मार्केटिंग भी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है. ये कुछ चीज़ें हमने टच की थी अपने लास्ट लेक्चर में. एंड अगर आप में से किसी ने मिस किया था, जो आप लोग नहीं थे इसमें, तो आप लोग वो यूट्यूब पे देख सकते हैं. आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा. सो ये एक तरह की कंटिन्यूएशन है ऑफ द सेम टॉपिक. सो व्हाट इज अ सर्च इंजन? आप लोगों में से ऐसी ऑलरेडी कौन कौन पढ़ रहा है? सो आपसे शुरू करते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज अ सर्च इंजन? सर कोई भी वो प्लेटफॉर्म जिधर आप अपनी क्वेरीज क्या कहते हैं पूछते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल, सफारी, आपका फायरफॉक्स. Yeah. सारे सर्च इंजन. Firefox is not a search engine. It's basically a browser ठीक. जिसके थ्रू आप जो सर्च इंजन के साथ अप्रोच ऑफर करते हैं. बट बाकी का आंसर आपका ठीक है बिल्कुल. कोई और बताना चाहेगा क्या होता है सर्च इंजन? या इज दैट ओके? इनका आंसर ठीक है. या एसईओ कौन कह रहा था? और सॉरी, आप हाथ खड़ा करो. SEO कौन कौन सा है? आप डिजिटल मार्केटिंग. ओके, आप बताओ. सर जहाँ पे आप सर्च अपनी पर्टिकुलर निश या जो आपको चाहिए वहाँ जाके आप सर्च करते हैं. ओके, गूगल सबसे पॉपुलर है. गूगल सबसे पॉपुलर है. ऑलराइट. सो शर्माना नहीं है, कोई ऐसे वैसे रैंडम एक इंटरैक्टिव सेक्शन है. या book very definition. Yes. So basically, a search engine is a software program that helps people find information they're looking for using keywords or key phrases. ठीक है. So basically, keywords और key phrases क्या होते हैं ये हम देखेंगे डिटेल. But you type something and आपको उसका आंसर मिल जाता है, right? And वो आपने जो कोई सेंटेंस लिखा होता है या फ्रेज लिखा होता है उसमें से पर्टिकुलर वर्ड्स चूज कर लेता है. इसी तरह सर्च इंजन जो होते हैं दे आर एबल टू रिटर्न रिजल्ट्स क्विकली. सो लाइक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आपको फॉरन और मोस्ट एफिशिएंटली मिल जाए. इसीलिए गूगल जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि गूगल का जो सर्च पेज है वो सबसे एफिशिएंट पेज है. ठीक है. सो अगर हम टॉप 5 सर्च इंजन की बात करें, जैसे जो आप गूगल तो आपको ऑलरेडी से पता है. सेकंड में माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आता है, ऑब्वियसली बिकॉज लाइक काफ़ी अरसे से याहू अब काफ़ी लोगों ने जो है ना अपने बचपन में भी, स्कूल में टाइम्स में भी यूज़ किया होगा. डक डक गो काफ़ी फेमस है यूएस के अंदर. यांडेक्स है जिसको बेसिकली येलो पेजेस होते थे, सो ये उसको उन्होंने जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन कर दिया. क्योंकि गूगल जो है वो दैट इज़ द मोस्ट फेमस सर्च इंजन, तो ज़्यादातर जब एसईओ की बात होती है तो गूगल को फोकस करके होती है. जो कुछ हम आज सीखेंगे या पढ़ेंगे दैट वुड बी रेलिवेंट फॉर ऑल सर्च इंजन्स. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गूगल के लिए है.
बट हम जो पर्सपेक्टिव है वो गूगल के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि गूगल अगेन इज़ लाइक द टॉप सर्च इंजन एनीवेज। गूगल कैसे काम करता है? सो व्हाट गूगल डज बेसिकली, जो गूगल का एल्गोरिदम होता है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, एंड इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करोगे या वेब पेज पे एसईओ करोगे, तो क्या चीज़ें, की पॉइंट्स आपको देखने हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपको माइंड में होना चाहिए कि गूगल क्या दिखेगा आपके पेज पे आके। सो हाउ दैट वर्क्स इज कि गूगल जो है वो सबसे पहले क्रॉलिंग करता है। सो आपने जो वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट क्रॉल होती है। क्रॉल होने का मतलब है कि वो आपकी वेबसाइट का यूआरएल जो है उसके ऊपर ओपन करता है, उसके ऊपर वो उसके सारे कंटेंट देखता है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। सो हियर्स द थिंग, व्हाइल इट सेज कि इमेजेस एंड वीडियोस जो है वो पेज के ऊपर देखता है, बट वो आपका इमेज को रिकग्नाइज नहीं कर सकता या वो इमेज को नहीं देख सकता। इसीलिए हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि वो एक इमेज है, उसके साथ हम एक ऑल्टरनेट टैग लगाते हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है और वो पढ़ सकता है। सो टेक्स्ट जो है जहाँ पे वो पढ़ सकता है इमेजेस और वीडियोस, इट डिटेक्ट्स थ्रू अदर थिंग्स। वो नहीं, उसको नहीं पता कि वीडियो क्या चल रही है, उसको नहीं पता कि आपकी फ़ोटो किस चीज़ के बारे में है। यू हैव टू डिस्क्राइब इट ऑन योर वेब पेज। तो ये हम देखेंगे आगे कि वो क्या करना है। सेकेंड इज इंडेक्सिंग। आपकी वेबसाइट जो है वो क्रॉल हो गई है, क्रॉलर आया है, उसने वेबसाइट के ऊपर देखा है क्या कुछ है, और उसके बाद वो उसको इंडेक्स करेगा। वो आपके पेजेस का स्ट्रक्चर देखेगा, वो आपके पेजेस को उस तरह इंडेक्स करेगा, और वो जो आपने गूगल रिजल्ट देखा होगा अपने सर्च पेज पे, तो जैसे वो जिस ऑर्डर में आ रहा होता है वो सारी इंडेक्सिंग होती है, और वो डेटाबेस में जो सेव कर रहा होता है दैट्स कॉल्ड इंडेक्सिंग। थर्ड जो है वो सर्च रिजल्ट को सर्व करना। अब डेटाबेस गूगल का तो काफ़ी वास्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है डिफरेंट वेबसाइट्स का। सो आप जब क्विकली कोई चीज़, कीवर्ड या की फ्रेज लिखते हैं, तो वो इतने बड़े डेटाबेस में से एक छोटा सा डेटा उठाना, एक वो बहुत ही हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, बहुत एक्सेसिव किस्म का टास्क है। उस एल्गोरिदम को जो है वो अपने उस पर प्रोसेस होने को काफ़ी टाइम लगता है। तो गूगल ने एक इसको बहुत एफिशिएंट किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो बहुत नैरो डाउन कर देता है, और उस नैरो डाउन करने की वजह से ही एसईओ पॉसिबल है कि हम जितनी वेबसाइट के ऊपर नैरो डाउन कर देंगे और गूगल को बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ कौन सा कंटेंट रखा हुआ है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट एसईओ होगी, या गूगल के लिए ईजी होगा आपके पेज के ऊपर आके पढ़ लेना कि कहाँ पे कंटेंट है। सो बेसिकली इसको विजुअलाइज किया जाए तो आपने कंटेंट पोस्ट किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, गूगल का बॉट्स, जिनको स्पाइडर भी बोलते हैं, वो क्रॉल करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आके, सारा कंटेंट देखते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, एंड देन पेज वाइज पीस देखते हैं। पेज वाइज जो देखते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, इंटरनल लिंकिंग उसके अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है। गूगल इंडेक्स करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद आपके ये जो जैसे यहाँ पे SERP लिखा हुआ है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसके ऊपर वो शो करता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं एसईओ के अंदर, जो गूगल के लिए फैसिलिटेट कर देते हैं कि ईजी बना देते हैं कि आपकी वेबसाइट क्रॉल करना ईजी हो जाए। अगर आपकी वेबसाइट में डेटा इज़ ऑल ओवर द प्लेस तो गूगल के लिए भी मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म करते हो जो कि गूगल को हेल्प करेंगी आपकी वेबसाइट इंडेक्स करने में। जैसे मैंने इंडेक्स का वर्ड यूज़ किया। सो अ साइट मैप, जैसे द वर्ड सेज, इट्स अ मैप। सो बेसिकली अ साइट मैप इज समथिंग कि आपने गूगल को ऑलरेडी एक इंडेक्स दे दिया कि ये मेरा होम पेज है, ये मेरा सर्विसेज का पेज है, इस सर्विसेज पेज के अंदर अंडर जो है मेरे 6 और पेजेस आते हैं, या आपने जो ब्लॉग पेज क्रिएट किया उस ब्लॉग के अंदर फर्दर सेवरल ब्लॉग आर्टिकल्स आते हैं। सो ये एक XML फाइल होती है या जिसको साइट मैप बोलते हैं, और ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आप जनरेट करके लगा सकते हो ताकि गूगल के लिए ईजी हो जाए। ये कुछ अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो ये आपके लिए बड़ा ईजी होता है। वर्डप्रेस की बहुत सारी प्लगइन्स हैं एसईओ की जो कि आपको साइट मैप बना देती हैं। एंड अगर आपकी वेबसाइट सिंपल HTML है या आपने अपना कोई कस्टम CMS यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको साइट मैप जनरेट कर देते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। फ्रंट एंड पे होता है बिल्कुल जो Okay, so that is a good question. This is not basically directly front end. So ये आपको सर्वर के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की बाकी फाइल्स हैं वहाँ पे रखना होता है, डेटाबेस में नहीं। ये बेसिकली आपके फाइल सिस्टम में आ जाएगा, होस्टिंग के ऊपर या सर्वर के ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट एक बनाते हैं, उसका जो मेन पेज होता है दैट इज index.html, राइट, या HTML या PHP, अगर आप PHP डेवलप कर रहे हो, मैं डेवलप कर रहे हो, उसी के साथ एक XML फाइल रिजाइड करेगी जो कि साइट में आपकी फाइल होगी, और ये XML स्ट्रक्चर के बेस्ड होती है, तो स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है।
इसी तरह एक फाइल को कहते हैं robots.txt फाइल। जैसे मैंने बोला कि गूगल के ऊपर तो इतना वास्ट डेटा है, ठीक है, तो गूगल के लिए हेल्प करने के लिए कि एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट भी ऐसी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके 5 पेज की वेबसाइट है, कॉर्पोरेट है, या आप प्रोफाइल बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक इज़ ए ह्यूज डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। तो अगर वो गूगल उसको क्रॉल करना शुरू हो जाए तो फिर तो वहीं पे फंस जाए ना सब कुछ। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो robots.txt फाइल है, ये बेसिकली आप गूगल को या भी किसी भी सर्च इंजन को हेल्प करते हो बताने में कि कौन सी फाइल्स वो क्रॉल करे और कौन सी फाइल्स ना करे, यानी कि कौन सी फाइल्स इंडेक्सेबल हैं। तो बहुत सारी ऐसी पेजेस होंगे जो आप नहीं चाहते गूगल के ऊपर इंडेक्स हो, जो आपकी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल कई दफ़ा एडमिन पेजेस होते हैं, एडमिन पेजेस को क्रॉल करवाने का, इंडेक्स करवाने का ना फ़ायदा होता है, और दूसरा एक सिक्योरिटी रिस्क भी है, राइट। सो इस वजह से कुछ फाइल्स हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये वाली फाइल्स इंडेक्स नहीं करनी है। ये इतना इधर तक सबको समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? साइट मैप, रोबोट्स, एक्सएमएल फाइल, ऑल गुड? कंटिन्यू करें। वेल, नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ सर्च इंजन्स वर्क, ठीक है। सो हाउ डू वी यूज़ दैट? आखिर हमें समझ आ गया कि अब उसको बताना क्या है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। यानी कि हम अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज कर दें कि सर्च इंजन्स जो हैं वो ईजीली जो है आपकी वेबसाइट पर आए, उनको कंटेंट मिले, उनको वैल्यू नज़र आए, और उसको वो क्रॉल करके लोगों को सर्च रिजल्ट्स में डिस्प्ले करें। So, what is search engine optimization? So, it's basically a process which helps to improve quality and the quantity of your website data या traffic. ठीक है, सो आपका एंड गोल यही होता है एसईओ करने का कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाए, या अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उस पर सेल्स बढ़ जाए। ट्रैफिक का यही मतलब होगा, राइट। सो इस तरह के केसेस के अंदर आपका गोल ये होगा, योर मेन गोल इज टू गेट मोर ट्रैफिक। पर एसईओ का फ़ायदा ये है कि एसईओ जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर बिलीव करती है, राइट। सो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, दिस इज ट्रैफिक जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, एज अपोज टू पेड ट्रैफिक या डायरेक्ट ट्रैफिक। आप पेड ट्रैफिक भी कर सकते हो, जैसे मैंने बात की, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, दैट इज़ पेड ट्रैफिक। सर्च इंजन मार्केटिंग है, दैट इज़ पेड ट्रैफिक। पेपर क्लिक है, दैट इज़ पेड मार्केटिंग। पर एसईओ जो है वो ऐसे टास्क परफॉर्म आप करेंगे एसईओ के अंदर जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आएगी। यानी कि आपने ये कर ली एक दफ़ा, तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। आप बैठे होगे, यू विल नॉट बी पेइंग एनीथिंग एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स। सो अगर इसको क्विकली इलस्ट्रेट कर लें तो सेट ऑफ प्रोसेसेस एम्ड एट इंप्रूविंग द वेबसाइट्स रैंकिंग इन सर्च इंजन्स। व्हाई? टू गेट मोर ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। एंड हाउ? बाय फुलफिलिंग यूजर सर्च नीड्स, यानी कि यूजर्स जो सर्च कर रहे हैं, रेलेवेंस, कंटेंट क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। एंड दिस इज समथिंग जो गूगल देख रहा होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। गूगल का जो भी एल्गोरिदम है दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपकी वेबसाइट कितनी रेलेवेंट है, उसके ऊपर कंटेंट किस क्वालिटी का है, और साथ साथ जो आपकी वेबसाइट है उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। सो नाउ वी नो दैट कि गूगल एक्चुअली क्या देखेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज हम ये सब चीज़ें अपनी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड उसके रिजल्ट में हमारी ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाएगी और रैंकिंग बढ़ जाएगी। टाइप्स ऑफ एसईओ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक टाइप ऑफ एसईओ इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब है एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू डू ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। जो कुछ आपकी लोकल वेबसाइट के ऊपर आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, वो सब ऑन पेज एसईओ है। यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स प्लेस किए, आपने प्रोडक्ट्स जो ऐड की हुई हैं उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर्ली लिखी हुई हैं, उनके मेटा टैग्स प्रॉपर्ली ऐड किए हुए हैं, आपने एफएक्यूज डाले हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल टॉक अबाउट दिस एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ब्लॉग आर्टिकल्स, ये तो बहुत पुराना मेथड है, आर्टिकल्स लिखना, कीवर्ड्स उसमें प्लेस करना, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स जिनको बोलते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। ऑफ पेज एसईओ जो है वो क्या चीज़ है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि आप किसी और की वेबसाइट पे या कहीं और कर रहे हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? बैकलिंकिंग, पीआर, गेस्ट पोस्टिंग ऑन अदर वेबसाइट्स, ठीक है। न्यूज़ आर्टिकल्स आप देखते हो कई दफ़ा, फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तानी है, उसके ऊपर किसी और वेबसाइट का जो है वो लिखा हुआ है कि दिस स्टार्टअप लॉन्चेस दिस, और वो आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहा है।
सो दैट्स अ बैक लिंक, राइट? एंड आप अगर प्रो पाकिस्तानी पे जाके ब्लॉग आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हो एज अनदर, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव वाइब्स है, हम प्रो पाकिस्तानी पे जाके पोस्ट करते हैं एंड वी आर लाइक दीज आर द टॉप सर्विसेज वी आर ऑफरिंग, दिस इज हैपनिंग, तो वो गेस्ट पोस्टिंग है। और मुझे जो है वो प्रो पाकिस्तानी की जो ट्रैफिक है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गई है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट खोलेगी आखिर ये कौन है, क्या कर रहा है। थर्ड इज टेक्निकल SEO. So anything technical you do on your website to help improve its performance. गेस्ट पोस्टिंग पेड भी हो सकती है। हो सकती है, मैं अभी बताऊंगा कि वो पेड में क्या होती है, बट यस, अनपेड भी होती है, पेड भी होती है, कोलैबोरेशंस भी होती हैं कुछ केसेस में। सो टेक्निकल SEO वही बात है कि जो कुछ चीज़ें आप बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर टेक्निकल कर सकते हो, एंड दिस वुड रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, दिस वुड रिक्वायर अ डेवलपर। ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ना दो, उनमें डेवलपर इतना डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं है, ऑल्दो ऑन पेज SEO में जब आपने प्लेसमेंट करनी है तब डेवलपर चाहिए होगा, बट मोस्ट केसेस में नहीं चाहिए होता। दिस हाउएवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डेवलपर का बहुत ज़्यादा काम है। तो एज एन SEO एक्सपर्ट जो आप किसी को सर्विसेज ऑफर करोगे तो दिस इज़ वेयर यू विल बी डीलिंग विद अ डेवलपर एज वेल। आपके क्वेश्चन आंसर जो है ना वो इसमें हो सकता है। सो तीन टाइप्स की जो है ना वो SEO जो है ना वो पॉपुलर हैं, जिनको वाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट बोला जाता है। ये पुराने मेथड्स हैं, इनके अंदर कुछ वाइट हैट, सिंपल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो गुड है, जो गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए जो है अच्छी समझी जाती है, जिसके अंदर बैड प्रैक्टिसेस नहीं है। सो पेड जो है ना दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस, वो आती है ब्लैक हैट के अंदर। बट वाइट हैट में आप जो कुछ ऑर्गेनिकली करते हो ना, जिसमें कीवर्ड रिसर्च आती है, जिसमें बैकलिंक नेचुरल क्रिएट करना आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बैकलिंक्स खरीदे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने PR खरीदी हुई है, ऑल ऑफ दैट इज अलाउड बाय गूगल एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो मोस्ट केसेस में दिस इज प्रेफर्ड, बट देयर इज ऑल्सो लाइक अ सर्टन ओल्डर जनरेशन ऑफ पीपल जो SEO करते थे, दे बिलीव इन ब्लैक हैट। वो कहते थे कि हर चीज़ जो है वो पेड होके इजीली मिल जाती है, बैकलिंक्स मिल जाते हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना उनके बैकलिंक्स मिल जाते हैं। सो दैट वाज द ओल्डर प्रैक्टिस एंड गूगल डज नॉट लाइक दैट। आपको शायद कुछ अरसे के लिए वो चल जाएगी, आपको ढेर सारी ट्रैफिक मिल जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन गूगल आपको पेनलाइज करता है एंड आपकी रैंकिंग जो है वो नीचे चली जाती है। एंड ब्लैक हैट के बाद आप भूल जाओगे गूगल के ऊपर आप रैंक कर सकते हो कभी भी, गूगल आपको पक्का पक्का बैन कर देता है, ठीक है। पर इस सब के बीच में ना एक वो क्या कहते हैं मुकमुका भी है, एक जुगाड़ भी है, दैट्स कॉल्ड ग्रे हैट। यानी कि आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। आप मेजॉरिटी प्रैक्टिसेस जो है वो वाइट हैट की कर रहे हो, एंड कुछ केसेस के अंदर आप पेड चीज़ें भी खरीद रहे हो, जिसमें पेड टूल्स आ जाते हैं जो आके आपको क्विकली हेल्प कर देते हैं बैकलिंक्स जनरेट करने में, ठीक है। अब हर कोई तो रीच आउट नहीं कर सकता ना बड़े बड़े वेबसाइट्स को, एंड हर किसी को वो वेबसाइट्स एंटरटेन भी नहीं करती, तो उसके लिए थर्ड पार्टी कुछ लोग होते हैं जो कि आपको पेड दे देते हैं। तो उनमें उनके अंदर बहुत ख्याल रख के आप उनसे ख़रीद सकते हो, ये ख्याल रखते हुए कि आप उसको ओवरडू नहीं कर रहे, और जो जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हो, खरीद रहे हो, उसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो अच्छी है, राइट। सो किसी भी वेबसाइट से लेने से बेहतर है। और ये हम आगे मैंने इसको इलस्ट्रेट भी किया हुआ है, तो विल सी दैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जब आप कर रहे होते हो तो क्यों कर रहे होते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है, विच इज द सर्च। SERP आपने किया है, क्या होता है? सर्च इंजन रिलेटेड पेज। या सो रिलेटेड पेज नहीं, रिजल्ट पेज, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सो ये वो पेज है जब आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो तो आपको आपके रिजल्ट्स नज़र आते हैं। आखिर इसी पेज की रेस है सब, ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन दिस पेज, पर बी होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉप पे आना है, पहले पेज पे। अभी तो खैर वो उन्होंने स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑन लगा दी है, आप नीचे मूव करते जाते हो तो वो लोड होते रहते हैं रिजल्ट्स, बट पहले नंबर्ड रिजल्ट्स आते थे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। एंड SEO करके अगर आप पहले एक पेज पे नहीं हो या सेकंड पेज पे नहीं हो, तो उसके बाद ना वो एक मिथ थी कॉमन कि तीसरे चौथे पेज के ऊपर कोई भी नहीं जाता, दोज आर जस्ट फोन्स। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले पेज के ऊपर आए। पर दुनिया में इतने ज़्यादा बिजनेसेस हैं, ठीक है, आप मतलब सिर्फ पाकिस्तान में उठा लो तो आपको मिलियंस मिल जाएंगे, तो आखिर आप इस पेज के ऊपर कैसे शो होगे? आखिर आप क्या चीज़ करोगे कि आप यहाँ पे आओ और दूसरा बंदा ना आए, क्योंकि कंपटीशन है। सो व्हाट दैट डज इज कि आप ये जो पेज है ना,
ये ऐसे बिल्ड हुआ है कि ये चेंज होता रहता है यूज़र के हिसाब से या यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, या आपने जो सर्च किया है उससे नैरो डाउन कर देता है रिजल्ट को। एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसको लोकल एसईओ बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ज़ाहिर बात है अपने अपने मिलियंस के बिजनेस होते हैं, तो कैसे नैरो डाउन करेंगे? तो लोकल एसईओ जो है वो इस केस में हेल्प करती है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लोकल एसईओ की हुई है। यानी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स फॉर एग्जांपल बेच रहे हैं, एक बड़ा कॉमन कीवर्ड है मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, दैट इज़ अ लोकल एसईओ की फ्रेज़, ठीक है? और आप इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हो, इन रावलपिंडी कर सकते हो, वो लोकल हो गया। पर मोबाइल फ़ोन्स जो है ना, दैट इज़ नॉट अ लोकल एसईओ का कीवर्ड, राइट? सो ये डिफरेंस है मोस्टली, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लोकलाइज कर देते हो बहुत सारी चीज़ें। सो इस सर्च पेज के ऊपर ना 2 किस्म के रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, ये तो ऑर्गेनिक रिजल्ट की बात हो रही है। पर कुछ लोग हैं जो कि वो हमारे यहाँ पे एक जैसे एक तरीका है पैसे दे के ऊपर आने वाला। सो आप पैसे दे के भी ऊपर आ सकते हो। दैट्स कॉल्ड पे पर क्लिक या सर्च इंजन मार्केटिंग जो हम बात कर रहे थे। व्हाट हैपेंस इज कि आप गूगल को ऐड के लिए पे करते हो एंड आप उस रेस में से कट के ऊपर टॉप पे 2 रिजल्ट्स में आ जाते हो। नाउ व्हाइल दैट इज समथिंग जिससे आप पहले पेज पे आ जाओगे, आपको ट्रैफिक भी मिल जाएगी, बट वो शॉर्ट टर्म है। जब तक आप पैसे देते रहोगे तब तक आप टॉप पे रहोगे, जब आपने पैसे देना बंद किए तो आप गायब हो जाओगे वहाँ से, ठीक है? इसी के अगेंस्ट जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं जो हम एसईओ के थ्रू गेन करते हैं, वो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और वो लॉन्ग टर्म है। वो ऐसा नहीं कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, जो वो सालों साल चलते रहते हैं। एज लॉन्ग एज आप अपनी एसईओ को मेंटेन रखो। एक दफ़ा एसईओ आप करते हो, उसके बाद यू हैव टू मेंटेन इट। क्योंकि जो गूगल है वो अपना जो एल्गोरिदम है वो कुछ टाइम के बाद अपडेट करता रहता है, उसमें नए नए फैक्टर्स आते रहते हैं, बट मेजॉरिटी कॉमन फैक्टर्स आर द सेम। अच्छा, व्हाइल आई एम सेइंग दिस, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एसईओ जो है ना वो कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है। मतलब ये गूगल ने कोई चीज़ अनाउंस नहीं की कि एसईओ करनी है, या ये किसी भी सर्च इंजन ने नहीं किया है। ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों ने, डिजिटल मार्केटर्स ने ओवर द ईयर्स एक गाइड बुक बना ली है, या एक तरीका बना लिया है गूगल के ऊपर आने का या रैंक करने का। सो गूगल ने नहीं कहा कि एसईओ करो। हम एसईओ सर्विस लिए कर रहे हैं कि हम इतने बड़े पूल में हम अपने आप को जो है वो दिखा सकें कि मैं भी हूँ यहाँ पे, ठीक है? सो आप अपने आप को विजिबल करने के लिए करते हो। सो दीज आर सम थिंग्स जो कि लोगों ने इतने सालों में सीखी हैं। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ आप अपने एसईओ के लेक्चर्स में देख रहे हो, वो सब चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस से समझी हैं कि अगर हम कीवर्ड यूँ करते हैं तो हम रैंक हो जाते हैं, अगर हम बैकलिंक यूँ करते हैं तो हम रैंक हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस से पता लगा है, ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, ठीक है? सो आई से एनीथिंग यू लर्न एसईओ में, वो कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं है। हाँ, और हाउएवर सॉरी, Educated guesses. yeah, those are educated guesses and most of them are true because like obviously इतने सालों का एक्सपीरियंस है। उनमें से कुछ जो है वो गूगल ने ऑफिशियली अपने ट्विटर के ऊपर कई दफ़ा एंडोर्स किए हैं। दे आर लाइक या वी डू दैट, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें उन्होंने कहा कि वी डोंट, हाउएवर दे डू, ठीक है? तो दे डोंट वांट एवरीबडी टू नो कि वो एक्चुअली उनका एल्गोरिदम कैसे चल रहा है, और एल्गोरिदम चेंज भी होता रहता है। सो ऐसा नहीं है कि आज जो आपने पढ़ लिया बस अब वो पक्का 5 साल के लिए एसईओ आपको आ गई है। यू हैव टू लाइक कीप योरसेल्फ अपडेटेड, नई नई चीज़ें सीखनी है, नए टूल्स देखने हैं। बट ये बेसिक्स एटलीस्ट आपके पास होंगी ना, तो यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो एसईओ रिलेटेड है। सो हमने सर्च रिजल्ट पेज की बात की है, पर उस पेज के ऊपर रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे डिस्प्ले होते हैं, एंड वो उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट का मतलब है कि आपने जब सर्च के लिए कुछ चीज़ लिखी है तो आपकी इंटेंशन क्या थी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है? ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप यूज़र एंड समझोगे ना कि यूज़र ढूंढ क्या रहा है, तो फिर ही आप ज़ाहिर बात है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकोगे ना अपने एंड से। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑरेंजेस बेचते हो एंड आपकी वेबसाइट के ऊपर एप्पल्स भी लगे हुए हैं, एंड आप नोटिस करते हो कि आपके ज़्यादा एप्पल सेल होते हैं देन ऑरेंजेस, तो फिर ऑब्वियसली आप अपनी वेबसाइट को एप्पल्स के लिए ऑप्टिमाइज करोगे, राइट? ऑरेंजेस तो आपको सेल्स ही नहीं दे रहे। सो सर्च इंटेंट जानना ज़रूरी है। उसके लिए 4 किस्म की इंटेंट्स हैं जो कि जनरली जो है ना सारे सर्च इंजन यूटिलाइज करते हैं, बट हम गूगल के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। सो वन इज़ नेविगेशनल,
उसका मतलब है द यूज़र सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट। कई दफ़ा आपको कोई वेबसाइट बताता है, आप जल्दी से उसका यूआरएल लिखते हो, ढूंढते हो कि ये वेबसाइट कौन सी है, वो .com है, .net है, .org है, क्या है, और आप वो वेबसाइट खोलते हो। कई दफ़ा आपको फेसबुक का वो जैसे कई दफ़ा जल्दी से क्विकली टाइप किया, वो खुल गई, यूट्यूब टाइप किया, खुल गया। सो ये नेविगेशनल होता है। इंफॉर्मेशनल सबसे कॉमन इंफॉर्मेशनल इंटेंट, क्या जनरली आप गूगल खोलते हो तो यू वांट टू सर्च और फाइंड समथिंग, तो ये वो है। अच्छा, ब्लॉग्स इसके अंडर आते हैं ना? हाँ, मोस्टली FAQs एंड ब्लॉग्स यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, हम ब्लॉग्स क्यों लिखते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, बट या कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन, सो ये इसमें प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। यू नो, यू आर सर्चिंग फॉर लाइक फ्रेश ऑरेंजेस, जैसे मैंने कहा, सो वो ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है। प्रोडक्ट सब ई-कॉमर्स में आ जाता है। ट्रांजैक्शनल इसी से रिलेटेड है, आपने क्या चीज़ खरीदनी है पर्टिकुलरली, आप वो सर्च कर रहे होते हो, या समथिंग लाइक दैट। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज करनी है पर्टिकुलर, तो आप उसको एग्जैक्टली लिखोगे, यू नो, लाइक मैंने क्या लेना है। सो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स मैट्रिक्स पता लग गए, क्या बेसिकली हमने क्या ढूंढना है, कि उसको कैसे सेट करना है। तो हम अब टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर बेसिकली ऐसा है कि ऑन पेज एसईओ, जैसे मैंने कहा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू ऑन योर ओन वेबसाइट। हाउ डू यू डू दैट? सो उसमें आते हैं कीवर्ड्स और की फ्रेजेस। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो सिंगल या दो वर्ड्स के बेस के ऊपर, बेसिकली ऑल्दो इट सेज कीवर्ड, बट कई दफ़ा ये दो उसमें भी आता है, वर्ड्स का भी एक कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको 3 का भी होता है, बल्कि एनीथिंग लार्जर देन 3 वर्ड्स जो है वो फिर की फ्रेज बन जाती है, बट 3 वर्ड्स तक जो है वो कीवर्ड कंसिडर होता है। सो दे बोथ बेसिकली डिस्क्राइब the essence of the post or the page, but इनके अंदर मेजर की डिफरेंस ये है कि उसमें सिंगल वर्ड्स हैं और की फ्रेजेस आर लॉन्गर सेंटेंसेस। इसकी भी डिफरेंसेस देखेंगे। अच्छा, कीवर्ड फ्रेजेस को जो है ना जनरली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी कहा जाता है। कॉमन टर्म है जो कि यूज होती है। एक होता है कीवर्ड एंड देन देयर इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। जब आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हो तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप बेसिकली फोकस कीवर्ड एक डिफाइन करते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके ब्लॉग आर्टिकल्स आएंगे, जो आपके पेजेस आएंगे, उनका जो कंटेंट है दैट विल बी बेस्ड ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, ग्रामेटिकली या कॉमन सेंस के हिसाब से जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी कोई सेंस नहीं बनती कहीं पे आप लगा रहे हो। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आपकी हेडिंग जो है उसमें आपका फोकस कीवर्ड आता है जो H1 टैग होता है HTML के अंदर। ठीक है, दैट वुड बी योर मेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टडी इन जर्मनी है, नाउ दैट्स अ कीवर्ड। ठीक है, दैट्स अ फोकस कीवर्ड एंड ये आपकी हेडिंग के अंदर आएगा H1 टैग के अंदर। नाउ ये बेसिकली दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टूल्स जो हमने यूज़ किए हुए। आई शो यू के कौन सा टूल यूज़ हुआ है। आप SEMrush, Moz, Ahrefs, फिर एक और देयर इज एन एसईओ गाय कॉल्ड नील पटेल, उनका एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ कर सकते हैं। विल सी दोस अभी कुछ देर के अंदर। बट ये एक टूल से व्हाट हैपेंड इज कि मैंने ये कीवर्ड लिखा है, स्टडी इन जर्मनी, that was my focus keyword. Now I'm trying to find related keywords to that and key phrases to that. ठीक है, so basically मैंने जब भी सर्च किया तो उसने मुझे फर्दर की फ्रेजेस निकाल के दे दिए हैं। स्टडी इन जर्मनी, माय फोकस कीवर्ड, फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। सो ये हो गया सेकेंड की फ्रेज, स्टडी इन जर्मनी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, स्टडी इन जर्मनी फॉर फ्री, इज इट फ्री टू स्टडी इन जर्मनी, ये सारे मेरे की फ्रेजेस हैं, कीवर्ड की फ्रेजेस, राइट। केडी आपने सुन लिया होगा कि क्या होता है। केडी इज बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी कि वो जो कीवर्ड आपके पास है उसकी कितना डिफिकल्ट है रैंक करना। वो कैसे डिटरमिन होता है, उसके कोई फैक्टर्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली वो वॉल्यूम और डिफरेंट चेंज इन टाइम से कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम का मतलब है सर्च वॉल्यूम क्या है, एंड दिस इज यूजुअली कैलकुलेटेड विद इन ईदर 1 month, 3 months और 1 year। ये मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। सो उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये पूरे साल का है इस वाले पेज पे। ठीक है, सो इसका मतलब है स्टडी इन जर्मनी का कीवर्ड 1900 टाइम्स सर्च हुआ है पूरे साल के अंदर, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज लाइक अ टॉप वाला कीवर्ड, एंड जितना ये टॉप का है उसकी जो कॉम्पिटिशन है या डिफिकल्टी टू रैंक है वो जारी बात है ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। सो आपने अगर एक कंसल्टेशन ना है आपकी
ये बेसिकली मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपको जो भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये हमारे अपने हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं स्टडी इन जर्मनी की, ये वो उन क्लाइंट की वेबसाइट है। एंड उनका जो ये कीवर्ड है, उनका जो रिजल्ट है वो पहले पेज पे आने के लिए इस कीवर्ड के ऊपर इट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, मतलब आप समझे इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं उसके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं, ठीक है। हाउएवर इसके अलावा ये जो हैं दीज आर डूएबल, क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम कम है और इनका जो केडी है वो कम है। केडी इज यूजुअली बिटवीन 0 to 100, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, 100 बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट एंड 0 बीइंग द इजीएस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी आर इजियर टू रैंक देन दिस, ठीक है। इस वजह से कीवर्ड रिसर्च करना ज़रूरी है टू नो कि अगर पहला वाला नहीं तो कब और कौन से कीवर्ड्स हैं जहाँ पे मैं रैंक कर सकता हूँ। इसी तरह उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हैं इस टूल के अंदर। दिस इज़ वेरी गुड टूल इस वजह से, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं आपके सर्च रिजल्ट्स के अंदर, एंड थ्रू दैट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर FAQs क्रिएट कर सकते हो। तभी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। एज सून एज यू पुट इन आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस ऑन योर वेबसाइट, तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हो विदाउट एक्चुअली रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पेज। आपने देखा होगा सर्च आपके रिजल्ट पेज के ऊपर एक पोर्शन आता है जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, राइट, ठीक है, राइट। सो उस वजह से क्वाइट पॉसिबल है आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा आंसर है और आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे उन क्वेश्चंस के अंदर आ जाए। सो दिस इज व्हाई FAQ इज इंपॉर्टेंट। सर FAQs जब होते हैं बंदा उसको क्लिक नहीं करता, उसको वो ओपन हो जाता है, नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाता है, तो वो फिर आपके क्लिक में कंसीडर होता है कि नहीं? नहीं, नहीं होता नहीं। until and unless आप Yeah. follow ना पूरी website। Yeah, it does not get counted. I think as far as my knowledge goes, वो तब तक क्लिक कंसिडर नहीं होता जब तक आपने उस URL पे क्लिक नहीं किया, राइट। क्योंकि देखो इट्स द सेम थिंग, आपकी वेबसाइट जब सर्च रिजल्ट पेज पे नजर आ रही है, वो लिंक तो क्लिक तो काउंट नहीं होता अंटिल आप उस लिंक को क्लिक करते हो, राइट। उसने रजिस्टर नहीं किया ना क्लिक तब तक, तो आप जब क्लिक करोगे तो रजिस्टर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको आंसर मिल जाता है इनिशियली। नहीं, वो ऐसा होता है कि वो 2 लाइनें होती हैं या हार्डली 3 लाइनें होती हैं। आई थिंक 160 वर्ड उसमें लेटर्स से कम होता है टेक्स्ट, सॉरी 145 और या सो ऑलमोस्ट इतना होता है, राइट। इसी तरह देयर आर कीवर्ड क्लस्टर्स। कीवर्ड क्लस्टर्स क्या होती है कि एक कीवर्ड है और वो ग्रुप किया जा सकता है डिफरेंट फर्दर कीवर्ड्स के अंदर, यानी कि अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है तो और कौन से उससे कनेक्टेड कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, वो क्लस्टर्स ये आपको बता देता है। सो फार समझ आ रहा है सब? इजी टू अंडरस्टैंड? नहीं आ रहा किसी को तो आप यू कैन आस्क अगेन, आई रिपीट व्हाटएवर आई एम सेइंग। या ऑल गुड? रोजा लग रहा है सबको, लगता है। अच्छा, सो कमिंग टू द एग्जाम्पल, ये बाय द वे दिस इज अ प्राइवेट विंडो। इसका मतलब ये है कि ये मेरी कैश रिजल्ट्स और कुकीज़ नहीं उठा रहा, ठीक है। दिस इज़ व्हाई आई एम साइंड आउट। सो जब आप SEO कर रहे होते हो, मैंने आपको बताया सर्च रिजल्ट जो पेज है वो आपकी जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी आपका पेज चेंज करता है। तो अगर आपने कोई फ्रीक्वेंटली वेबसाइट विजिट की हुई है या रिलेटेड की हुई है तो वो रिजल्ट टॉप पे दिखाएगा, बट नॉट द रैंक वाली आपकी वेबसाइट्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब आप SEO कर रहे हो तो टू एक्चुअली नो कि आपकी वेबसाइट कहाँ स्टैंड करती है, आपको इनकॉग्निटो मोड में जाना पड़ेगा या आपको अपनी वो बंद करनी पड़ेंगी कुकीज़, ठीक है। सो ये दिखाने का मकसद क्या है? दिस इज अ सर्च रिजल्ट पेज एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? व्हाट हैपेंड हियर कि ये कीवर्ड है पाकिस्तान टू जर्मनी स्टडी, दिस इज रैंक फॉर दिस वेबसाइट, एंड इस वजह से वो वेबसाइट जो है वो आपको टॉप पे नजर आ रही है फर्स्ट पेज के। दिस इज द क्लाइंट, दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद आप इसके ऊपर देख सकते हो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म साथ एक अलग लिंक बना आ रहा है। ये क्यों बना आ रहा है? क्योंकि इस वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है, ठीक है। आई हैव टोल्ड गूगल कि ये साइट मैप है एंड दिस इज द पेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारा लीड जनरेशन का पेज है जहाँ पे हम फॉर्म्स इकट्ठे करते हैं। सो ऑटोमेटिकली मैंने ईजी बना दिया है फॉर एनीबडी हु सर्चेस कि वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाए, राइट। सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। नाउ सेकेंडली, इस रिजल्ट के ऊपर ये क्या है? FAQs, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। नाउ सी व्हाट हैपेंड, फर्स्ट पेज के ऊपर लिटरली फर्स्ट रिजल्ट के बाद यू सी FAQs। आपकी वेबसाइट नहीं भी रैंक कर रही ना, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट इस वजह से, ठीक है। ये इजी एक्सेस है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रेलिवेंट
और अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दो, तो आप ऑटोमेटिकली आ सकते हो यहाँ पे. सो ये हाउ कैन आई गो टू जर्मनी फॉर स्टडी फ्रॉम पाकिस्तान, ये बेसिकली वो जो हमने पीछे कीवर्ड देखा था, या रिमेंबर दैट. एंड फिर भी कॉस्ट आ गई, डिग्री वैलिड है, ये बेसिकली इन आर्टिकल्स के अंदर वो कीवर्ड्स यूज हुए होंगे. सर ये आपको Yeah. उस सॉफ्टवेयर से जनरेट हुए हैं ये सारे Given? क्वेश्चंस एफएक्यूज में? हाँ, यस. सो बेसिकली जब आप ये टूल्स यूज़ कर रहे होते हो ना, सैमरश वगैरह, ये वो, इनके अंदर आपको ये बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं टू यूज़ दैट. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि आप जब देखो, वेन एवर यूर राइटिंग फॉर SEO, आप जब ब्लॉग आर्टिकल्स लिख रहे हो, पेज कंटेंट लिख रहे हो, आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए अपने पेज के ऊपर, और आपको जो कीवर्ड्स आपने की फ्रेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं वो आने चाहिए उस पेज के ऊपर. ठीक है. एज लॉन्ग एज वो आ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे फॉल करेगी, चाहे टाइटल जो मर्जी हो. और सर ये 1 to 1 से भी कर सकते हैं ना? फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त जर्मनी जा रहा है तो मैं उससे पूछ लूं कि व्हाट डू यू सर्च मोस्टली, मैं उससे पूछ के भी अगर एफएक्यू खुद हाँ, डेफिनेटली. आई मीन उसने तो सर्च किया होगा ना, आपने नहीं किया तो, यू नो. बट यू नो, लाइक व्हेन यू डूइंग SEO, तो ऑन पेज SEO करने के लिए सबसे पहला टास्क जो है ना, मैं एक्चुअली इसलिए इतना डेप्थ में नहीं जा रहा बिकॉज आप ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हो उसकी, सो आई एम जस्ट लाइक गोइंग थ्रू इंपॉर्टेंट स्टफ. बट कीवर्ड आप जब करते हो ना, तो बेसिकली यू डू कंपेटिटिव एनालिसिस. आप अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स निकालते हो, आप फोकस कीवर्ड से फर्दर अपने कीवर्ड्स निकालते हो, आप उनकी एक एक्सेल शीट में आप उनको इकट्ठा करते हो, देन यू ग्रुप देम टुगेदर. फिर आप उनमें से शॉर्टलिस्ट करते हो कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो लेस कंपटीशन है और हाई वॉल्यूम है, एंड देन आप उनको शॉर्टलिस्ट, फिर आप उनको उनके हिसाब से आर्टिकल्स लिखते हो एंड अपनी वेबसाइट पे प्लेस करते हो. दैट्स द प्रोसेस, राइट? आई थिंक आप लोगों ने अभी तक इतना तो कर लिया होगा. सॉरी. वेबसाइट पे हमारा वो मतलब कीवर्ड्स यूज करके हमारी जो वेबसाइट के अंदर है वो हम वेबसाइट के ऊपर मतलब क्लिक ले सकते हैं. यस, वही तो गोल है. दैट्स द थिंग. कीवर्ड्स हम इसीलिए देख रहे हैं. कीवर्ड्स वही हमने या देखो, व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन ना, तो मैंने उसको कैसे अंडरस्टैंड किया है? थ्रू कीवर्ड्स. कि आप क्या पूछ रही हो, ये की फ्रेज, यही सेम प्रोसेस है. ठीक है. अब मेरे लिए इसको इजीली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था कि आप उस क्वेश्चन को ऐसी ज़ुबान में प्लेस करो कि मैं उसका स्ट्रक्चर समझ सकूं कि आप क्या पूछ रही हो. ठीक है. सो ये बेसिकली ये वही है. हम की फ्रेज इसलिए बनाते हैं कि जब कोई ये जो ये वाला बार है ना, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं. ठीक है. और जो जो वो यहाँ लिखते हैं उसके बेस पे हम अपनी वेबसाइट पे कंटेंट बनाते हैं, ताकि जब वो यहाँ लिखें तो हमारी वेबसाइट उसके अगेंस्ट आ जाए, मैच हो जाए. समझ रहे हो? गेट इट? अच्छा, एक और मकसद था ये दिखाने का कि आपका जब अगर बिजनेसेस हों तो SEO के लिए, जो लोकल SEO की मैंने बात की थी, लोकल SEO में कॉमन प्रैक्टिस है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया जाए. उसको पहले गूगल माई बिजनेस बोलते थे, अभी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है. सो व्हाट यू डू इज़ कि आपका जो भी बिजनेस है, आप उसकी लोकेशन जो है ना, वो आपका ऑफिस है, आपकी शॉप है, आपने घर से अपना बिजनेस कर रहे हो, आप उसको गूगल मैप के ऊपर ना ऐड कर दो, लिस्ट कर दो. तो वंस यू क्रिएट अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आप उस पर गूगल मैप डाल सकते हो, कॉल का बटन डाल सकते हो, वेबसाइट का बटन डाल सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, एंड दैट वे नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल स्टिल एंड अप ऑन द फर्स्ट पेज अगेन. ठीक है. सो ये ज़रूरी है ये करने के लिए. ठीक है. सो मैं नीचे भी इसके लिए ये हाँ, ये मैं इसलिए नीचे लेकर आया हूँ. दिस इज़ अनदर क्लाइंट, एंड इस केस के अंदर की वर्ड की जगह वी हैव यूज्ड अ की फ्रेज. दिस इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड. ये हुआ हुआ है, रैंक हुआ हुआ है. ठीक है. प्रीमियर बैरियाट्रिक एंड वेट लॉस सर्जन इन पाकिस्तान. ठीक है. सो ये रैंक होने की वजह से ये जो क्लाइंट है डॉक्टर जफर इकबाल, इनकी वेबसाइट जो है वो पहले पेज के ऊपर थर्ड में आ गई है. पहले ये मरहम आ रही है, दिस इज अ वेरी फेमस वेबसाइट, सो ऑब्वियसली वो टॉप पे है. टारगेटेड सर्च. एग्जैक्टली. ये देखो टारगेटेड है ना, और ये आपने मेन फोकस कीवर्ड से निकाला, डिराइव किया है. द थिंग इज कि पीपल डू सर्च फॉर बेस्ट बैरियाट्रिक सर्जन इन पाकिस्तान, बेस्ट बैरियाट्रिक सर्जन इन लाहौर. ये सारे ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो कि यूज़ किए हुए हैं, उनमें से एक ही है. ठीक है. ये रिजल्ट आ गया उसका. सो आई रिटन डाउन कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड या की फ्रेज है, एंड दिस इज रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पेज. अगेन फर्स्ट पेज पे तीसरे नंबर पे है, बट यू कैन नोटिस FAQs उससे भी ऊपर है. सो दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि FAQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन योर वेबसाइट, क्योंकि यू स्टिल एंड अप देयर. ये जो बैकएंड है, ये बेसिकली गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है.
आप लोग अपनी एसईओ की क्लास में क्या यूज़ कर रहे हो कीवर्ड के लिए? ऐसा सेमरश यूज़ कर रहे हो? जी ऑलराइट। सेमरश जो है वो समवॉट फ्री है, बट उसकी जो एक्सटेंडेड जो है वो पेड है। ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ना, ये बेसिकली फ्री है, ऑल्दो कि ये बहुत लिमिटेड है इंफॉर्मेशन वाइज, पर अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो या आपने सीखना है तो दिस इज़ फ्री फॉर यू। इसमें तरीका ये है कि आपने, जैसे मैंने वो सेम फोकस कीवर्ड लिखा है, स्टडी इन जर्मनी, एंड इसको मैंने रेलिवेंट किया टू पाकिस्तान, लोकेशन भी स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। ये ढूंढने के बाद उसने मुझे फर्दर नीचे कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल दी है, जिसमें जर्मन लैंग्वेज कोर्स है, यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड कीवर्ड। हमने इसके ऊपर ब्लॉग आर्टिकल्स भी डाले हुए हैं, मास्टर्स इन जर्मनी, यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, और फर्दर एक नीचे बहुत लंबी लिस्ट है, इज अबाउट 1500 कीवर्ड्स डाउन देयर। इन 1500 में से आप इनको निकाल के फर्दर नैरो डाउन करोगे, फिर उनमें से फर्दर सर्च करोगे, फिर उनको ग्रुप करोगे, फिर उनको फिल्टर आउट करोगे, एंड देन यू विल हैव लाइक अ स्मॉल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो। एक और चीज़ है, आपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स निकाल ली है, वो सारे के सारे कीवर्ड्स हर पेज पे नहीं डालने हैं। ये पुरानी प्रैक्टिस है, वन ऑफ ब्लैक हैट वाली प्रोसेस। पुरानी वेबसाइट पे नीचे ना डिस्क्रिप्शन के अंदर भरा हुआ होता था कीवर्ड्स का टेक्स्ट, लंबी लंबी लाइनें, अभी भी कई ने डाली हुई है, दराज ने डाली हुई है। ये दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस, पर दराज को और एडवांटेज है क्योंकि वो पेड एसईएम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो कई दे गेट अवे विद इट समवॉट। अभी वो भी कम करें, बट पुरानी में नीचे ढेर लिस्ट भरी हुई होती थी, एंड दैट्स अ बैड प्रैक्टिस। आपकी वेबसाइट अगर नई है तो वो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि वो गूगल जो है वो रैंकिंग में नीचे ले आएगा, क्योंकि वो बैड प्रैक्टिस कंसिडर होती है। कई लोग ऐसे करते थे कि कीवर्ड्स ऐड करके उसको कंसील कर देते थे, लाइक उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया है ताकि लोगों को नज़र ना आए ऑल्दो वो वेब पेज पे है, फिर या उसको डिस्प्ले वो करके नन कर देते थे वेबसाइट पे HTML के थ्रू, विजिबिलिटी हिडन कर देते थे। आपके मल्टीपल टैब्स खुल जाते हैं, वो भी ब्लैक हैट में आते हैं। नहीं नहीं, वो तो बस स्पैम है। अच्छा हाँ, वो स्पैम है बस। अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड ये बहुत ज़रूरी है। सो एवरेज मंथली सर्चेस, यानी कि स्टडी इन जर्मनी तकरीबन 1000 से लेकर 10,000 टाइम्स जो है ना, इसके ऑन एवरेज सर्च किया जाता है। 3 मंथ्स चेंज, इसमें पीछे 3 महीनों में कोई ख़ास चेंज नहीं आया इस वॉल्यूम के अंदर, यानी कि कंसिस्टेंटली 1000 से 10,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं 3 महीने के गैप के अंदर। YOY इज़ बेसिकली ईयर बाय ईयर, ईयर ओवर ईयर बोलते हैं, यानी कि लास्ट ईयर, द नेक्स्ट ईयर, फिर उससे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसमें भी आप देख रहे हो कि इसके अंदर 0% है, यानी कि इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आई, द सेम वॉल्यूम इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसकी कंपटीशन दिया है, मीडियम कंपटीशन है, इजीली डुएबल। जर्मन लैंग्वेज कोर्स लो कंपटीशन, एंड 1000 से लेकर 10,000, दिस इज अ गुड कीवर्ड टू रैंक, राइट? आपको समझ आ गया ना एकदम से? सो दैट्स अ गुड कीवर्ड। आप अपने पेज को, आप ऐसा पेज क्रिएट करो जहाँ पे यू यूज दिस कीवर्ड जर्मन लैंग्वेज कोर्स, H1 टैग, ठीक है। इस कीवर्ड को दोबारा से यहाँ पर डालो एंड इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स उठाओ, वो उस पेज के ऊपर आएंगे। क्या समझ आ रहा है? सो ये जो मैं आपको बोल रहा था ना, ग्रुपिंग करना और सारी चीज़ें, दैट्स व्हाट यू विल डू पेज बाय पेज। हमने एक पेज क्रिएट किया जर्मन लैंग्वेज कोर्स, एंड उसके फर्दर कीवर्ड्स ढूंढे और उनको प्लेस किया। सर फॉर एग्जांपल हम इस सॉफ्टवेयर से वो कर लिए ना, हमने सारे फिल्टर आउट कर दिए जो हमारे सबसे अच्छे वर्ड्स हैं, फिर उसके बाद उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होगा बाकियों के साथ? नहीं, ये इसी प्रोसेस के दौरान हो रहा है, ये यहीं पे हो रहा है ना। सो हियर्स द थिंग, गूगल के पास एक सिंपल मैट्रिक है, आपको बता रहा है कंपटीशन कितना है, पर ये नहीं बता रहा कि कौन सी वेबसाइट और क्या क्या। उस केस में आप सैमरश वगैरह यूज़ करते हो। यस, व्हाट यू डू इज़ कि आप उसको 5 वेबसाइट, 6 कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स दे देते हो, एंड वो उनके कीवर्ड्स उठाता है कि ये कैसे रैंक हुए हुए हैं, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, वो सब चीज़ें। एंड क्योंकि वो रैंक हुए हैं तो जाहिर बात है अगर आप वो यूज़ करोगे तो यू कैन ऑल्सो रैंक समवॉट, बट देन यू हैव टू गो वन स्टेप फर्दर। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उन कीवर्ड्स पर रैंक हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनकी पोजीशन 6th है अपने रिजल्ट में, आप 6th तो नहीं आ सकते, ठीक है। तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स टू कम ऑन 3, 4, ठीक है। एंड उस केस में वही यस, आपके FAQs उनसे बेहतर हो, आपने कुछ फर्दर पेजेस क्रिएट किए हो जो उनसे बेहतर हो, ठीक है, आप उनसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। गूगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट है ना, उसका जो एक मैट्रिक है दैट इज़ वैल्यू। गूगल ये देख रहा है आप अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। यानी कि वैल्यू का मतलब ये है कि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन खोलते हैं
आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कितनी इन्फॉर्मेटिव है, एंड इस वजह से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे कंटेंट है। ये गूगल ट्रेंड्स का पेज है, एक और गूगल का फ्री टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ ट्रेंड हो रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ हो रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर मार्केट। मैंने सेम क्लाइंट के लिए स्टडी इन जर्मनी, फ्री एजुकेशन इन जर्मनी, स्टडी इन यूके, ये कंपेयर किया कि कौन सा पॉपुलर प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसल्टेशन चला रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि एक्चुअली मैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करूँगा तो वो पॉपुलर होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ आई कैन डू दैट। टाइप्स ऑफ वेबसाइट कंटेंट जो मैं कह रहा था, सो आपको पता है आपने वैल्यू क्रिएट करनी है, बट हाउ डू यू डू दैट? the way you do that is by creating content जो कि इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले है अथॉरिटेटिव ब्लॉग पोस्ट। ये जनरल ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो वैलिड होने चाहिए, वो फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो मीडिया की गिमिक्स नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी समवॉट इंफॉर्मेशन जो कि जिसकी अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल सर, टॉप 10 अफ्तार प्लेसेस इन इस्लामाबाद अगर हो सर, ये तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आर्टिकल लिखा है, ये तो ओपिनियन बेस्ड हो गया ना, तो इसकी क्रेडिबिलिटी है, एक दूसरे बंदे को तो मतलब थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा उस तरह। ये ट्रेंडिंग कंटेंट पे आते हैं। या सो वो ट्रेंडिंग कंटेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऑल्सो स्क्रैपर भी कंसिडर किया जाता है इस तरह की पोस्ट को, एंड वाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट ये ब्लॉग पोस्ट होती हैं जो कि जनरल इंफॉर्मेशन होती है। जनरली सैटर्न के बारे में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, सैटर्न की रिंग्स क्या हैं, क्या होती हैं, कि अब क्या फॉर्मेशन क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन यू नो जो साइंटिफिक बेस्ड है या जो ट्रू है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं कहूँ कि जो सैटर्न की जो जितने एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो सारी फ्रोजन है, वो एक्चुअल में वो दैट्स नॉट ट्रू इज इट, तो वो फिर इसमें नहीं आएगी। सेकेंड टाइप ऑफ कंटेंट इज इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स में आपके डायग्राम्स आ जाते हैं, इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, आपने टेबल्स बनाए हुए हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तीसरी है ट्रेंडिंग कंटेंट, जो आप कह रहे हो ट्रेंड क्या क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। टॉप 5 रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद, टॉप 10 स्मार्टफोन्स 2024, इस तरह के बहुत कॉमन मिलते हैं आपको आर्टिकल्स, एंड वो ट्रेंडिंग कंटेंट में आते हैं। हाउ टू गाइड्स, ये बहुत बहुत मज़े की होती हैं और ये बहुत कॉमन है। ये इससे बहुत जल्दी वैल्यू क्रिएट होती है। हाउ टू वैल्यू है, यू आर सेलिंग समथिंग एंड आप उसका थोड़ा बहुत हाउ टू भी देते हो अपनी वेबसाइट पे। ऑब्वियसली ट्रेड सीक्रेट्स शेयर नहीं करने, बट लाइक यू नो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ये रफ़ान वालों का जो जैसे कस्टर्ड एंड जेली ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपने देखा उन्होंने शोज़ क्रिएट किए, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स किए, आप उसको कैसे डिफरेंट डिज़र्ट्स बना सकते हो उससे, राइट। सो वो हाउ टू में आ जाते हैं जनरली। DIY वीडियोस आ जाती हैं। फिर आपने देखा है टीवी शोज़ में वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट हुई होती है, सामने एक प्रोडक्ट पड़ी होती है। वो क्यों कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि स्पॉन्सर क्यों किया हुआ है, ताकि वो उससे इनडायरेक्टली प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट पे अगर आपने इस तरह का बनाया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल ये रफ़ान की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उन्होंने वेबसाइट के ऊपर बनाया हुआ है कि आप रफ़ान कस्टर्ड यूज़ करके ये वाला डिज़र्ट बना सकते हैं, तो यूल बी लाइक जब आपने वो डिज़र्ट बनाना है तो वो बन सकता है किसी और कस्टर्ड से भी, ठीक है, बट आप रफ़ान जाके ले रहे होगे, एक वो साइकी बन जाएगी। लिस्ट भी इसी तरह की हैं, वही जो जैसे हमने टॉप 5 वही वाली बात की है, वही सेम उसी कैटेगरी में आती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है SEO के लिए, स्काई स्क्रैपर और एवरग्रीन। स्काई स्क्रैपर एज द नेम सजेस्ट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी वेरी टॉल, ठीक है, या दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप, इट्स लाइक अ बिल्डिंग। यानी कि 2016 में एक इन्फॉर्मेशन रिलीज हुई है, आपने अपनी वेबसाइट पे उसका आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है, एंड 2024 में ना उसके अंदर एक नई अपडेट आ गई है, राइट, उसके ऊपर डेवलपमेंट आई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी पोस्टेड एन आर्टिकल जो कि नेशनल फ्रीलांसर पॉलिसी के ऊपर था, एंड ये शुरू हुई थी कोविड टाइम्स के अंदर, और तब से लेके 2-3 साल 4 साल गुजर गए हैं, एंड अभी जाके इसके अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही है। तो हमने इसके ऊपर 4 आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं, एंड जो पुराना आर्टिकल पोस्ट किया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी दैट हैज समवॉट चेंज, तो हमने उसके अंदर फर्दर उस ब्लॉग के अंदर उसको अपडेट करके 2023 में लास्ट मैंने अपडेट किया, तो 2023 के अंदर वो अपडेट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन भी सर ऐसे है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, जब आप एक नया बिल पास करते हो तो वो बिल जो है वो इसका हिस्सा ऐसे ही बनता है, या दैट्स ट्रू। सो वो बेसिकली ब्लॉग आर्टिकल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि 2021 में ट्रू हो, एंड 2023 में उसमें कोई नई अपडेट आ गई है, तो वही सेम आर्टिकल को आप अपडेट कर देते हो इनटू अ न्यू आर्टिकल,
ठीक है, क्योंकि वो रैंक कर रहा है ना ऑलरेडी। यू डोंट वांट कि नया एक आर्टिकल आए उसको फिर से रैंक करवाओ, जो रैंक हुआ है उसी के अंदर फर्दर चेंजेस हो रहे हैं। सो व्हाट दैट डज इज कि स्काई स्क्रैपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यू आर बिल्डिंग अपॉन ऑलरेडी फॉर्म्ड कंटेंट, ठीक है। एवरग्रीन जो कंटेंट होता है वो एज द नेम अगेन सजेस्ट कंटेंट दैट इज एवरग्रीन, जो कंटेंट हमेशा से ट्रू रहेगा, जो कंटेंट ओल्ड नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसमें से क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल? सर यूट्यूब पे मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रही है। अच्छा। वो बच्चों की पोएम्स नहीं होती सर, हम्म। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बच्चे जो पैदा होंगे सर वो हमेशा चले दैट्स ट्रू। यार आप वो बिल्कुल एंड के ऊपर बैठे हुए हैं, आप बताओ कि एवरग्रीन क्या ख्याल है, क्या नाम दिमाग में क्या आता है जब एवरग्रीन की बात हो रही है कंटेंट की, किस तरह का कंटेंट होगा? मैंने अभी भी बताया, आप बताओ जरा। चलो आप बता दें। हाँ एवरग्रीन में ये है कि क्यूज का आप हो सकता है क्योंकि ये पॉपुलर है ज़्यादा करते हैं। ओके। टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार। अच्छा। हाँ, क्लोज, यस। और कोई? पोइट्री, somewhat I guess। और पोएट्री से ही सर अगर फर्दर ड्राइव करें, अगर वो अल्लामा इकबाल की पोएट्री पे एक बंदा प्रॉपर वेबसाइट बना ले, जवाब शिकवा फॉर एग्जांपल, उसकी बंदा तशरीह कर दे, उसकी वो तो चेंज नहीं होती कभी। हाँ, दैट इज ट्रू। सबसे बड़ी एग्जांपल तो कुरान की है। हाँ Yeah. Are you certain कि वो ऐसे ही है? Do you think कि अगले 2-3 साल में चेंज हो जाएगी? क्योंकि इस तरह की चीज़ें चेंज होती रहती हैं। Anyhow, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए भी स्पेशली। एवरग्रीन का मतलब है जो कंटेंट शायद 10 साल पहले सच था ना, वो अगले 10 साल पे भी सच है, उससे अगले 20 साल पे भी सच रहेगा, ठीक है। मैं वो नेशनल फ्रीलांसिंग पॉलिसी की एग्जांपल दे रहा था ना, तो दिस वाज द आर्टिकल, एंड इसके अंदर हमने फर्दर इसको अपडेट करते रहे, चीज़ें चेंज करते रहे। ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, एंड दिस ब्लॉग आर्टिकल uses keywords and key phrases to help rank through on page SEO, ठीक है। so basically इसकी SEO already हुई हुई है according to a few keywords। आखिरी ये 7 सितंबर को अपडेट हुआ हुआ है। so I mean content with SEO and content without SEO, ठीक है। कैरेक्टर पहचाने लाइक सब फेमिलियर है? हाँ, या सो नीचे वाला जो है ना वो गेम में से है और ऊपर वाला फिल्म में से है। अच्छा, सो मैंने मेटा टैग्स की बात की थी शुरू में, ऑल्दो कि ये समवॉट टेक्निकल चीज़ें हैं, बट ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। इस पार्ट के अंदर ना वैसे आपको मिल जाएंगी स्लाइड्स, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, स्लाइड भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी। सो बेसिकली मेटा टैग्स जो हैं उनके लिए इस केस में आपको डेवलपर चाहिए होगा, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट के HTML कोड के अंदर ये पार्ट आता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि ये HTML कोड है या उसका डिफरेंट टैग्स हैं HTML के, जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफाइन कर देते हो, ठीक है। दैट वुड हेल्प कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रही है। इसको मैं विजुलाइज भी करूँगा, बट मेटा टैग्स के अंदर टाइटल टैग आता है जो आपका वेबसाइट का टाइटल। आप जब टैब खोलते हो, ऊपर टैब के ऊपर उस वेबसाइट का नाम शाम लिखा होता है, दैट इज़ थ्रू अ टाइटल टैग, वो आपने डिफाइन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन जो है वो जब आप वेबसाइट का नीचे बॉडी आ रही होती है आपको नीचे रिजल्ट के अंदर, वो डिस्क्रिप्शन होती है। रेफरल या फॉलो, ये इस केस में आपने एक ऐसा रेफरल या फॉलो टैग डिफाइन कर दिया है जो गूगल को बता रहा है कि ये वाला पेज फॉलो करना है या ये वाला पेज फॉलो नहीं करना। जैसे रोबोट्स का काम है ना, तो अगर आप रोबोट फाइल नहीं बनाई हुई है तो ये आपको पेज बाय पेज ये काम करना पड़ेगा, बट robot.txt वो ईजी कर देती है एक ही जगह के ऊपर। व्यू पोर्ट डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से खुलती हैं, ऐसे ही है। आप फ़ोन में वेबसाइट खोलते हो तो वो उसको एडजस्ट कर लेता है, टैब पे खोलते हो वो उसको एडजस्ट कर लेता है, टीवी पे मैं अगर कोई वेबसाइट खोलूँगा वो उसकी स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। टू इंश्योर
कि आपकी वेबसाइट की कौन सी फॉर्म उस डिवाइस के ऊपर एक्सेसिबल है, आपको ज़रूरी है कि आप व्यू पोर्ट का टैग डिफाइन कर दें। उससे ये होगा कि आप डिफरेंट साइजेस को अकोमोडेट कर सकते हैं। रिफ्रेश का जो टैग है वो बेसिकली अगर कोई आपने वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्शन लगाई है, ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा पेज है जो कि आपने किसी टाइम पे अपनी वेबसाइट पे लगाया था, पर अब आपने उसकी जगह एक नया पेज क्रिएट कर लिया है और आप यूजर्स को वहाँ भेजना चाहते हो। आप कह रहे हो ये पुराना पेज है, इधर नहीं आ रहा। सो उस पेज के ऊपर आप ना रेफरल लगा देते हो या फॉलो रीडायरेक्ट लगा देते हो। रीडायरेक्शन वो दो किस्म के होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। इन दोनों के डिफरेंट टैग्स हैं। जो टेम्परेरी होता है वो रैंक करता रहता है गूगल के ऊपर। वो कल को आपकी वेबसाइट जब आपने रैंक की हुई है तो वो गूगल के ऊपर दैट विल स्टिल एग्जिस्ट। सो दैट विल स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। पर अगर आप परमानेंट रीडायरेक्ट लगा दोगे तो पुराना पेज गायब हो जाएगा गूगल की रैंकिंग से और अगला पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की डिफरेंस जानना बड़ा ज़रूरी है। कई ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको पुराना पेज ख़त्म करना पड़ेगा और नया लाना पड़ेगा और दोबारा रैंक करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से ना आपने उसको बता दी ये पिछला ही है बट दिस इज़ अ न्यू पेज, तो वो उसको रैंक कर देगा, राइट। सोशल मीडिया टैग्स, आप ये भी मैं इसकी भी एग्जांपल दिखाता हूँ। बट आप कभी अपने सोशल मीडिया के ऊपर जब आप वेबसाइट्स का देते हो ना लिंक, तो आपने देखा है नीचे छोटा सा प्रीव्यू पॉपअप कर जाता है, इमेज आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है। वो इन टैग्स के थ्रू फैसिलिटेट होती है। आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या चीज़ नज़र आए, वरना वो ऑटोमेटिकली खुद से उठा लेता है और कई केसेस में गलत उठाता है। सो वो मैं जो पीछे बता रहा था, दिस इज़ अ मेटा टाइटल एंड दिस इज़ अ मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये वेबसाइट्स ने डिफाइन की हुई है खुद से एसईओ के हिसाब से, इसमें कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में हम देखते हैं, ये जो एग्जांपल है इसमें मैंने यूआरएल अपना एक ब्लॉग आर्टिकल का पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पेज पे, तो उसने मेरा ये प्रीव्यू निकाल लिया, फीचर्ड इमेज निकाल लिया, डिस्क्रिप्शन निकाल ली। ना व्हाट इफ कि मैं चाहता कि ये वाला फीचर्ड इमेज चूज़ ना करे, मेरा जो ब्लॉग आर्टिकल है उसके ऊपर डिफरेंट इमेज चूज़ करे, तो मैं अपनी वेबसाइट के उस पेज के ऊपर एक मेटा टैग डिफाइन कर सकता हूँ सोशल फीचर्ड इमेज का, जो कि डिफरेंट इमेज डिफाइन करेगा। तो वो ये वाला उठाने के बजाय वो उठाएगा। ये डेवलपर के एंड से होगा ये काम। हाँ, ये डेवलपर के मेटा टैग्स जो हैं वो डेवलपर के एंड से होंगे। एज आई सेड FAQs इंपॉर्टेंट है। FAQs इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जैसे आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, दे प्रोवाइड वैल्यू टू यूजर्स, कंटेंट ओरिजिनल होता है, कैन शो अप ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज रिगार्डलेस ऑफ रैंकिंग। थक तो नहीं गए? थोड़ी सी ब्रेक चाहिए? शुड वी पॉज फॉर 5 minutes? आई डोंट नो अभी कितना टाइम हो गया हमें? एक बस ऑलमोस्ट एन आवर, बस 10-15 मिनट्स और राउंड अप कर लेते हैं, राइट। मैं क्विकली आई गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, राइट। इसमें एक वैसे भी कुछ इतनी लंबी चीज़ें नहीं है। या आस्क। सो ऑफ पेज एसईओ, जैसे हमने ऑन पेज एसईओ देखी है, वैसे ऑफ पेज एसईओ जो मैंने बताया जो आपके डिफरेंट दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर होती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये ब्लैक हैट बहुत ज़्यादा लोग करते होते थे, पेड खरीदते होते थे। इसमें बेसिकली ऐसी चीज़ें कि आप दूसरों की जो वेबसाइट्स हैं, एंड इस केस के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन अथॉरिटी, DA। आप जब रिसर्च कर रहे होगे, आप किसी वेबसाइट की ऑडिट ले रहे होगे अपने कंपेटिटर्स की या डिफरेंट जो वेबसाइट्स आपसे रिलेटेड हैं, तो आप उनकी DA चेक करके उनसे बैक लिंक लोगे। अगर उनका DA ख़राब है तो फिर फ़ायदा नहीं है। एक वेबसाइट जिसका DA हायर है उससे बैकलिंक लेना इज़ मच मोर यूजफुल देन गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम 3 वेबसाइट्स जिनका DA अच्छा नहीं है। समझ रहे हो? डोमेन अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। उसका मतलब है कि वेबसाइट जो गूगल के ऊपर रैंक कर रही है उसकी अपनी कितनी अथॉरिटी है। क्या चीज़? रेलेवेंस, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ये हमें Ranking? वो कैसे पता चलता है सर? ये टूल्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ बेसिकली ये पेज है वो लिंक कर रहा है दूसरी अथॉरिटी की वेबसाइट के साथ। लिंकिंग जो है वो दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल लिंकिंग आपकी वो है जो कि आपके अपने वेबसाइट के ऊपर होती है, पेजेस के ऊपर। आपने एक ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट किया एंड आपने कहा कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन ओपन दिस पेज, आपने क्लिक किया, वो आप ही की वेबसाइट पे दूसरे पेज पे ले गई है, राइट। सो वो इंटरनल लिंकिंग है। प्रोडक्ट्स होती है इंटरनल लिंकिंग ई कॉमर्स के ऊपर। एक्सटर्नल लिंकिंग कौन सी होती है? जहाँ पे आपकी
आप किसी और की वेबसाइट के ऊपर जो हायर अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्रिएटिव वाइब्स का मैं चाहता हूँ एक आर्टिकल बीबीसी के ऊपर लग जाए, बीबीसी की वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है, एंड अगर उसकी ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ जाती है तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली डोमेन अथॉरिटी मिल जाती है। सही है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? यानी कि आप जब ये ऐसे है कि जैसे आप अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आपने अगर आपके दोस्त या सोबत अच्छी है तो आपको भी लोग अच्छा समझेंगे, अगर वो ख़राब है आप जितना मर्जी अच्छे हो लोग आपको बुरा समझेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। सर जो इंस्टाग्राम लिंक्स फॉर एग्जांपल आउटफिटर्स के पेज पे आप जाते हैं, आप उधर से अगर करते हैं तो वो एक्सटर्नल हो वो गया। एक्सटर्नल लिंक है, सोशल मीडिया के लिंक्स जो है ना एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक मीम है वो ब्लैक हैट वाला, सो आई पेड टू बिल्ड लिंक्स, नाउ आई एम पेइंग टू क्लीन देम अप। क्यों? क्योंकि गूगल ने जो है ना वो उड़ा दिया सब आपका। ये टेम्परेरी यूज कर सकते हैं ना। ग्रे हैट में आता है ना, आप टेम्परेरली थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा कर सकते हो सर बस। वेबसाइट टर्मिनेट तो नहीं हो जाती? हो जाती है, मैंने लिखा है वो वेबसाइट कई दफ़ा गूगल आपका पिनलाइज कर देता है, एंड ग्रे हैट करोगे तो क्वाइट चांसेस हैं कि कुछ अर्से के बाद सैंड बॉक्स में आ जाओगे। सैंड बॉक्स में ऑलमोस्ट 90% वेबसाइट्स डोंट एवर गेट बैक। ठीक है, एंड इसलिए नहीं करते। ठीक है, बच सकते हो बट लाइक मोस्टली नहीं बचते। सो एज आई सेड कि अच्छा नो फॉलो लिंक, ये टेक्निकल है, ये आप टैग्स लगाते हो अपनी वेबसाइट पे जो लिंक आपने फॉलो नहीं करवाना। अगर आपने robots.txt फाइल नहीं बनाई हुई तो आपको इंडिविजुअली लिंक को डिफाइन करना पड़ेगा। दिस हेल्प प्रिवेंट्स ग्रे हैट और ब्लैक हैट एसईओ। तो कोई भी आप ऐसा लिंक है जो जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं है तो आप उसको नो फॉलो कर दो कि भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ला ताल्लुक ही करना है। ठीक है, कंपैटिटिव एनालिसिस हम देख रहे थे, वो आप टूल्स यूज़ करोगे थर्ड पार्टी, उनका डोमेन अथॉरिटी चेक करोगे और आप उनको कांटेक्ट करोगे। अगर आप आपसे रेलिवेंट है, उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है तो आप उनसे कहोगे जी आई वांट टू पोस्ट एन आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट, या हम लोगों ने ये किया है, और ये वो आपको बताएंगे कि जी हमारा ये रेट है आर्टिकल पोस्ट करने का एंड यू कैन सेंड इन योर आर्टिकल। ऐसा होता है इस केसेस में। सो ऑफ पेज एसईओ बेसिकली ना मोस्टली इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, बैकलिंकिंग के ऊपर, पीआर के ऊपर, गेस्ट पोस्टिंग, बट इट्स ऑल कंसिडर्ड अंडर एक्सटर्नल वाली जो लिंकिंग है। बाकी आप अपने वो ज़्यादा डेप्थ में आप अपने कोर्स में भी पढ़ रहे होगे, मैंने आपकी कोर्स आउटलाइन देखी है, तो आई डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। टूल्स ज़्यादा यूज़ करना इज़ इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेंगे जल्दी से। टेक्निकल एसईओ जैसे मैंने कहा, इसमें आपको टेक्निकल डेवलपर की ज़रूरत होगी, दे विल बी डूइंग और परफॉर्मिंग टास्क ऑन योर वेबसाइट। एक वेबसाइट जो कि खुलती ही नहीं है ना, या जो 10 मिनट लगाती है खुलने में, दैट्स अ बैड वेबसाइट, और वो रैंकिंग के लिए गूगल उसको फ़ौरन फेंक देता है। ठीक है, सो आपकी वेबसाइट जो है वो क्विकली खुलनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजी टू ब्राउज होनी चाहिए, उसका यूआई यूएक्स अच्छा होना चाहिए। यूआई यूएक्स क्या होता है? यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एंकरिंग इफेक्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल रहना चाहिए। इसी वजह से एक पूरी फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्यूए होता है, ये लोग होते हैं जो कि दे इंश्योर कि आपका जो वेबसाइट है या जो ऐप है उसका यूआई यूएक्स इतना यूज़र फ्रेंडली है एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग, कोई एरर्स नहीं है। व्हाई दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ। सो रीडेबिलिटी के लिए गुड यूज़र इंटरफेस एंड दैट गोज अ लॉन्ग वे ऑन एसईओ। इससे आपको क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सिंग में भी हेल्प होती है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट इजी टू ब्राउज है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, तो क्रॉलर्स के लिए भी बहुत ईजी है उसको स्टडी करना कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये बॉडी टेक्स्ट है, ये इमेज है, ओके गुड, राइट, उसको समझ आ जाएगी कौन सा डेटा कहाँ पे है। और मोबाइल फ्रेंडली होना ज़रूरी है, यूज़र फ्रेंडली होना ज़रूरी है, बट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स, क्योंकि आपका इस वक्त ऑलमोस्ट मैट्रिक्स के हिसाब से 68 to 70% ऑफ द यूज़र दैट्स ऑन मोबाइल फोन्स। ठीक है, सो यू हैव टू इंश्योर कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। टेक्निकल फैक्टर्स कुछ आपके डिटरमिन करते हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो सके। उसमें साइट सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो होस्टिंग से आपको मिलता है। थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, यू विल नीड टू स्टडी दिस इन डिटेल। वो आई थिंक सर शाहरुख विल टीच यू व्हाट दैट इज। पेज स्पीड, आपकी पेज जल्दी क्विकली लोड होना चाहिए, नो वेटिंग टाइम। बहुत बुरा टाइम जो होता है ना, जितना टाइम लगेगा उतने देर में यूज़र बंद कर देगा। जो हाँ याद है, यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट बाउंस रेट। सो बाउंस रेट अवॉइड करने के लिए ना, योर वेबसाइट हैज़ टू बी लाइक द क्विकेस्ट वेबसाइट। मोबाइल फ्रेंडलीनेस हमने बात की, इट हैज़ टू बी मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। इसका मतलब ये है कि पहले आप जो वेबसाइट बना रहे हो, मेक इट मोबाइल फ्रेंडली, बाकी डिवाइसेस को बाद में कैटर करो, बिकॉज मेजॉरिटी यूज़र इस वक्त मोबाइल पे खोलता है। ईज ऑफ यूज़, ईजी टू ब्राउज हो, आपको पता हो गेट स्टार्टेड बटन कहाँ है, आपको पता हो कॉन्टैक्ट का बटन कहाँ है,
आप हमारी वेबसाइट खोल लो, फॉर दैट एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि हमारी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको टॉप के ऊपर पता चल जाएगा कहाँ से पहुँचना है। इन सब चीज़ों को, एक वेबसाइट को स्टडी करने के लिए ना, कि आपकी वेबसाइट कहाँ स्टैंड करती है इन सब चीज़ों में, आप साइट ऑडिट करते हो। ठीक है, साइट ऑडिट का मतलब है आपको एक क्लाइंट की वेबसाइट है या आपकी अपनी वेबसाइट है, आपने साइट ऑडिटर पे इसको लिंक दिया एंड वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के हालात क्या क्या हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये आपको ये भी बताएगा कि आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल कितनी है, आपकी सेफ है कि नहीं है, आपकी इंटरनेशनल एसईओ कैसी है, लोकल एसईओ कैसी है, इंटरनल लिंकिंग कैसी है, मार्कअप कैसा है, ये सब चीज़ें आपको बताएगा। फिर आपको लिंक्स बताएगा, कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, कितने हेल्दी लिंक्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एंड ये जब आपको पता लग जाते हैं ना, फिर आप इनको फिक्स करना स्टार्ट करते हो एंड यहाँ पे डेवलपर चाहिए होता है। ये तो एक टूल है ना जो मैंने फ्री टूल यूज़ किया हुआ है, ये मॉज है आई थिंक। एंड एक बहुत कॉमन फ्री टूल है दैट्स कॉल्ड जीटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपने किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करनी है ना, वो इस वेबसाइट के ऊपर चेक की जा सकती है। दिस इज़ अ वेबसाइट वी आर वर्किंग ऑन, इसको हमने काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज कर दिया है। कुछ फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे रह गए हैं होने के लिए, वो हो नहीं सकते। वाई? ये वाला फैक्टर आप देख रहे हो कि 1.1 सेकेंड है, तो आपकी वेबसाइट 1 सेकंड के अंदर जो है ना वो डिस्प्ले कर देती है पहला इंस्टेंस। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट आ रहा है आपको। फिर इसके बाद आपकी जो है ना क्या कहते हैं, ग्रीन फैक्टर टाइम टू इंटरैक्टिव 3.1 सेकेंड्स है। ठीक है, यानी कि 3 सेकंड में आप वेबसाइट आपकी इतनी लोड होगी कि आप उसको ब्राउज कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। दैट्स गुड। ठीक है, लार्ज कंटेंट फुल पेंट, इसका मतलब है कि सबसे हैवी कंटेंट आपकी वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ है उसको कितनी देर लगी है लोड होने में। एंड हमारे केस में 2000 इमेजेस, स्लाइडर इमेज, और वो छोटा नहीं किया जा सकता था इससे फर्दर। सो इस वजह से हमें वो अभी उसको हम नहीं चेंज कर सकते। बाकी आपने देखा ग्रीन फैक्टर्स है मोस्टली, ऑरेंज का मतलब होता है कि अलर्ट, बेहतर है कि कर लें, राइट। एंड रेड का मतलब होता है कि यू शुड इमीडिएटली डू दिस। तो ये आप देख सकते हो कि इसने हमें सी ग्रेड दिया है। आप फेसबुक खोलोगे ना तो वो इससे भी नीचे है, ई पे आएगा। बट देन अगेन वो डायनामिक वेबसाइट है, उस पर आप यू कैन गेट अवे विद दैट। ओके, सो स्टैटिक वेबसाइट इज समथिंग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट स्टैटिक है, वो आपकी इंटरेक्शन से चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डली हुई, होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, इस तरह की वेबसाइट्स जो होती हैं, ठीक है, जो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स होती है। डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसका कंटेंट आपकी ब्राउजिंग से चेंज हो रहा है, यानी कि सोशल मीडिया आपका आ गया, आपकी यूट्यूब आ गया, सर्च इंजन आ गए, जहाँ पे आपका यूज़र साइन इन करता है उसके हिसाब से आपकी पेज चेंज हो जाता है, राइट, गेट इट? हाँ, वो डायनामिक होती है। सर कोई ए वेबसाइट की मतलब कोई एग्जांपल है? किसकी? ए वेबसाइट? जी। यार उसके लिए वो बहुत रेयर काम है, ए मुश्किल ही होती है वो, इसलिए बिकॉज ए वाली वेबसाइट्स ना बहुत आपको रेयर मिलेंगी। उन वेबसाइट्स के ऊपर बेसिकली कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट होता है, वाइट पेज होता है, हार्डली कोई इमेज होता है। इस तरह की वेबसाइट अब तो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, हाँ, तो फिर मतलब काफी स्ट्रिक्ट है इनका जो वो है। हाँ देखो, ये गेटिंग एन ए इन दिस एग्जाम नहीं है, गेटिंग एन ए इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि आप सम व्हाट इज कैटेगरी। सी इज अ गुड रेटिंग, E is a bad rating, right? C is somewhat good. C is like a 70% पास कर गए हो एग्जाम। अच्छा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो हमने कुछ मैट्रिक्स निकाले, इसमें फर्दर ना इसी पेज पे नया आपको डेटा ये देता होता है। ये चीज़ें वो हैं जो आपने फिक्स करनी है, ये आपको बताएगा। आपने एनॉर्मस पेलोड अपना हटाना है, यानी कि हमारे केस में जैसे मैंने बताया वो इमेज है, अगर वो मैं इमेज हल्का कर दूंगा या उसको हटा दूंगा तो वेबसाइट का ये रैंकिंग ऊपर चली जाएगी। रेड अगर मैं चेंज करूंगा ना तो मेरा फॉरन ग्रेड चेंज हो जाएगा, मैं सी से बी में चला जाऊंगा। ये जो ऑरेंज और ये हैं, इनसे चेंज नहीं होता, ये सिर्फ सजेशंस हैं, ये कर लो, CDN यूज़ कर लो। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है ना, दैट इज़ लाइक एन इंटरमीडिएटरी। वो ऐसा है कि वो एक क्लाउड फ्लेयर का किसी ने सुना, कहीं देखा है क्लाउड फ्लेयर? नहीं, क्लाउड फ्लेयर ना बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी है जो बेसिकली आपकी वेबसाइट और यूज़र के बीच में आती है। व्हाट हैपन्स इज कि आपने क्या हुआ, तो मेरे साथ कुछ शेयर करने वाली चीज़ है? ऑलराइट, थोड़ा फोकस अगर थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट्स 10 मिनट्स। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि लाइक आपके पास जो है ना वो एक क्लाउड बेस्ड है सिस्टम है, अगर आपकी होस्टिंग डाउन भी हो जाती है वो उसको अप ही रखता है। ठीक है, उन्होंने बैकअप रखा होता है आपकी वेबसाइट का, तो ये वहाँ पे काम आता है। सो ये सजेस्ट कर रहे हैं। बस आखिरी स्लाइड है हमारी। सो ये क्विकली इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये कॉमन मिथ्स भी हैं और ये 7 ट्रूथ्स उनको आंसर कर रहे हैं कि ये बेसिकली ऐसी ऐसी बातें हैं।
मैं एग्जैक्टली स्लाइड सब शेयर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, आज ही शेयर कर देंगे. सो बेसिकली एसईओ इज नॉट अबाउट चीटिंग गूगल, या इट्स नॉट अबाउट लाइक यू नो कि आपने जुगाड़ लगा रहे हैं वो सब कुछ वो जो पेड वाले. इट्स बेसिकली अबाउट हेल्पिंग और कन्विंसिंग गूगल कि यार मेरी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट है, आप मुझे भी देख लें. राइट, आपको नज़र आ रहा है ना, मैं आगे तो नहीं आ रहा. ओके, सो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. सेकेंडली, एसईओ इज नॉट अबाउट हैक्स. डोंट गेट कॉट इन द लूप ऑफ एक्चुअली यू नो थिंकिंग कि मैं ब्लैक हैट कर लूँगा और मैं बड़ा मेरा वेबसाइट यूँ चली जाएगी. बैड प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. एसईओ इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, शॉर्ट टर्म नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि आपने महीने में किया अब आपके पास वो सेल्स आना शुरू हो जाएंगी. 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल लग जाता है एसईओ करने में, तब जाके रिजल्ट्स आना नज़र आना शुरू होते हैं. ठीक है, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होते हैं. सो दिस इज़ वाई इसके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड है. SEO इज़ मोर देन जस्ट इंस्टॉलिंग SEO प्लगइन, जो कि यूज़फुल है, बट SEO जो है ना वो और बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे हमने टेक्निकल SEO में बात की है. योर वेबसाइट हैज़ टू बी मोर यूज़र फ्रेंडली एंड देन इट हैज़ टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स या फैक्टर्स. फिर हमने कहा है कि यू आर नेवर डन विद SEO, यानी कि SEO एक दफ़ा आपने कर लिया है तो वो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हो के यू आर डन, बस अब ख़त्म है, अब मैं चलता जाएगा. यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड योर वेबसाइट फॉर SEO. ठीक है, इसी वजह से एवरग्रीन कंटेंट लिखते हैं, स्काई स्क्राइपर कंटेंट लिखते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा रेलेवेंट रहे. एक बात है ना, वो फिर माइनर ही होगा ना. माइनर चेंजेस, हाँ हाँ, माइनर चेंजेस. मेजर चेंजेस पहली दफ़ा होती हैं, बाकी बाद में आपने बस आर्टिकल नया पोस्ट कर दिया, आपने पेज पीछा 5 साल हो गए हैं, पेज अपडेट करना ज़रूरी है, मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इन द मीन टाइम. डू दैट. इमेजेस चेंज कर सकते हैं, नए FAQs ऐड कर सकते हैं, यू नो स्टफ लाइक दैट. नोइंग योर ऑडियंस की, मैंने इतनी लंबी जो देर ना वो ज़्यादा टाइम लगाया है उसके ऊपर, बिकॉज आपको यूज़र अंडरस्टैंड करना है अपना, उसका माइंड सेट अंडरस्टैंड करना है. ये हेल्प कर, अगर आप लोगों ने पिछला जो सेशन लिया था जिन लोगों ने, उनको ये अब समझ आएगी कि हमने जो परसेप्शन की बात की थी वो क्यों की थी. बिकॉज जब आप यूज़र परसेप्शन अंडरस्टैंड कर लेते हो देन यू आर एबल टू डू समथिंग जो कि यूज़र के हिसाब से होगी, राइट, एंड देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स और व्हाटएवर. SEO इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल. ठीक है, यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर SEO सिर्फ एक हिस्सा है ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू वुड बी डूइंग. आप SEM भी करोगे, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. SEO सोलली इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते आप. ठीक है, सो ये एक मीम है टू एंड दिस. एक वेबसाइट बड़ी खुशी से फर्स्ट पेज पे जाती है और फिर उसके बाद गूगल की अपडेट आती है एंड देन वो ड्रैग्स यू बैक. एंड ये होता है, कई वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं, गूगल की नई अपडेट आती है और वो फिर नीचे चली जाती हैं. क्यों? क्योंकि नए फैक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं और आपकी वेबसाइट वो नहीं, इसीलिए अपडेट करना ज़रूरी है. सो यू हैव टू मेक श्योर. और इतना नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक अपडेट आ जाए, बहुत ड्रास्टिक अपडेट जो है ना वो रेयरली आती है, यूजुअली ना छोटी मोटी अपडेट्स आती हैं. एंड टू कीप इन टच विद दैट, आपको गूगल के ऊपर ना यू हैव टू लाइक लुक एट देयर ट्विटर, यू हैव टू लुक एट देयर यू नो डिस्कशंस, पता लग जाता है, ऑफिशियल रिलीजेस आ जाती हैं. Anyhow, thank you so much for joining the session. I hope this basically जी जी जी. FAQs आपने बताया और कीवर्ड फ्रेजेस, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि ओके, मैं बता देता हूँ. ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई? सर्च इंजन और ब्राउजर में थोड़ा डिफरेंस बता दें. ओके, और और PR और वो जो आपने भेज ओके ओके, और हाँ, Ads होते हैं ना, पेड और ऑर्गेनिक से आगे जा सकते हैं, दोनों से आगे जाते हैं. हाँ, अच्छा, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, बस ठीक है. हाँ, ये मैं आपसे पूछता हूँ पहले, ये 2-3 सवाल इकट्ठे आंसर कर दूँ. सो बेसिकली कीवर्ड और की फ्रेज में ये डिफरेंस है. जैसे मैंने बोला, कीवर्ड का मतलब नहीं है कि एक सिंगल वर्ड. इस SEO के अंदर कीवर्ड होता है, आप कह लो 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड, मैक्सिमम 3 वर्ड. यानी स्टडी इन जर्मनी, ठीक है, दैट इज अ की वर्ड. स्टडी इन जर्मनी फ्रॉम पाकिस्तान इज अ की फ्रेज, क्योंकि वो 3 वर्ड से ऊपर चला गया है. समझ रहे हो? सो वो की फ्रेज बन जाएगा या लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाएगा. वहाँ क्वेश्चन बस FAQs और की फ्रेजेस एक जैसा नहीं है. नहीं,
फ्रिक्वेंटली देखो की फ्रेज जो है ना, देखो आई सी वाई यूर लाइक कंपेयरिंग बोथ ऑफ दीज एंड ये इनका करीब करीब है ताल्लुक। वाई बिकॉज लाइक FAQs उन्हीं पे बेस्ड होंगे ना जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, राइट। पर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस तो नहीं होते, पर FAQs क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इज़ एजुकेशन इन जर्मनी फ्री, वो FAQ है, but that's also a long tail keyword. पर study in Germany from Pakistan is not an FAQ. वो की phrase ये है बस, that's it. So that's the difference. FAQ तो question है ना, right? Second, search engine और browser के बीच में difference ये है. A browser is a software which you use to browse websites. ठीक है? उसकी searching capability ज़रूरी नहीं होती कि हो. उसके लिए आपको exact URL पता होना ज़रूरी होता है. However, नए सर्च इंजन जो हैं उनके अंदर जो सर्च कैपेबिलिटीज़ हैं वो एम्बेडेड हैं, यानी कि सर्च इंजन एम्बेडेड हैं। सो वंस यू टाइप इन समथिंग, अगर आप URL की जगह कोई वर्ड भी लिखते हो ना, वो उसको ऑटोमेटिकली सर्च इंजन पे सर्च कर देता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सर्च इंजन जो है दैट्स अ टूल जो आपको सर्च डिफरेंट रिजल्ट्स को या इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में हेल्प करता है, एंड अ ब्राउज़र फैसिलिटेट्स दैट। We can't browse anything browser with Word. सॉरी, And then browser, we can't browse anything with Word. With Word. I mean we can like back then browsers. Type the URL there. Yeah, back in the old days, like when the internet was new, they used to have simple browsers. You had to know your website. You had to know the IP address of the website, right? Otherwise, you would not be able to find a result. But now you can, because these browsers, they have search engines embedded into them. It's much easier than before, right? So platform, it's basically a platform which embeds these tools. Search engine is a tool, browser is a platform. That's the basic difference. Sorry, third question was paid versus organic, and you're asking कि अगर organic जो है वो आप सारी मेहनत कर रहे हो और paid वाला जो है वो ज़्यादा आ जाता है आगे, तो ये दोनों सेम कैसे पहुंचेंगे? देखो बहुत सारी केसेस में, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ में एक इवेंट हो रहा है, आई कैन नॉट रिलाई ऑन SEO, या SEO को तो 6 महीने लग जाएंगे। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं SEM के थ्रू मैं पेड एडवर्टाइजिंग या पेड रिजल्ट दिखा दूंगा, ताकि महीने का इवेंट है, महीने तक रिजल्ट आए, उसके बाद रैंक हो ना हो मेरा मसला नहीं है, ठीक है। बट अगर वेबसाइट्स जो लॉन्ग टर्म है ना, जो कंपनीज की वेबसाइट्स हैं जैसे हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये दे हैव टू स्टे देयर, ये कोई टेम्परेरी, और देखो फीजिबल नहीं है कि मैं 10 साल अगर कंपनी चल रही है तो 10 साल में पैसे ही देता रहा हूँ, राइट। सो आई डोंट वांट दैट। मुझे चाहिए कि मैं एक दफ़ा एक साल में पैसे दूँ SEO के, और उसके बाद मैं अगले जो 9 साल, सोलर की एग्जांपल ले लें। सोलर क्या सेल करता है, वो कहते हैं कि आपकी इतने टाइम आपने सोलर पैनल की कॉस्ट है, इन्वर्टर्स की कॉस्ट है, बैटरी की कॉस्ट है, बैकअप की, एंड देन उसके बाद आपका बिल आहिस्ता आहिस्ता कुछ मंथ्स में ज़ीरो हो जाता है और इनफैक्ट माइनस में चला जाता है, ठीक है, आपको वो क्रेडिट में हो जाता है। वो सेम प्रेमिस है, राइट। और क्वेश्चन, सॉरी आप और पूछता रह गया था। सर वो इंडेक्सिंग जो आपने बोला था वो बैक हाँ। एंड में होती है, इंडेक्सिंग वो जो आपने बोला था डेटाबेस में सब कुछ? नहीं, वो दैट इज़ अ मेन थिंग। लाइक इंडेक्सिंग होती है जब आपकी एक वेबसाइट है, आपने गूगल को बताया ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे अब इसको क्रॉल कर लो, ठीक है। सो वो उसको इंडेक्स करना स्टार्ट कर देगा। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, अच्छा ये होम पेज है, अच्छा ये अबाउट अस है, अच्छा ये सर्विसेज है, और उन सब का डेटा उठा के अपने डेटाबेस में सेव कर ले अगेंस्ट योर वेबसाइट। सो दैट्स इंडेक्सिंग। और दूसरी बात सर, SEO करने के लिए इज इट नेसेसरी टू बी अ वेब डेवलपर? नहीं, नहीं। आपको SEO करने के लिए वेब डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है, बट एट सम पॉइंट यू विल नीड सम वेब डेवलपमेंट की नॉलेज, थोड़ी बहुत बेसिक। HTML पे चाहिए। हाँ, बेसिक HTML आनी चाहिए, वो काफ़ी है, दैट इज़ इनफ। हाँ, नहीं तो आप किसी को अपने साथ कोलैबोरेट करवा लो, कई आपके दोस्त भी होते हैं, दे नो दैट, या आप किसी को थोड़ा बहुत अपने साथ क्लाइंट का काम कर रहे हो ना, तो आप उनका हिस्सा उसमें कॉस्ट इंक्लूड कर दो, एंड यू टेल द क्लाइंट कि मुझे डेवलपर की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज़ द टेक्निकल पार्ट। बट 90% SEO के लिए नहीं चाहिए। देखो 90% ऑफ SEO ना, दैट इज़ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने थ्योरी पे इतना ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज प्रैक्टिकल बहुत काम है। प्रैक्टिकल में आपने सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और सेकंड प्रैक्टिकल में आपने ये करना है अपनी साइट की ऑडिट, ठीक है, और थर्ड चलो आप कह लो कि बैक लिंकिंग या लिंकिंग, वो भी आप कंसिडर कर लो। बस ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और इन चीज़ों के अंदर आपको ज़रूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च, एंड उसके लिए टूल्स आप यूज़ कर सकते हो थर्ड पार्टी।
और फ्री टूल्स भी हैं। फ्री टूल्स आपको कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप अगर उनकी पेड सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाती है अबाउट दैट। तो बेसिकली ये है। अपने एंड पे कैसे वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं एसईओ? मैं आपको ना थोड़ी सी दिखाता हूँ, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें तो वन वीक एसईओ तो बंदा वो नहीं करता, तो आप इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट चाहिए होगी, नंबर 1। आप अपनी वेबसाइट बना लो और उसको करवा लो रैंक। वर्डप्रेस बना लो, हाँ इजी है। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएं, उसमें एसईओ की प्लगइन डालें एंड स्टार्ट रैंकिंग। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं, ये एक टूल है Ahrefs, दिस इज़ अ वेरी कॉमन टूल। ये बेसिकली, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी एंड इसके बारे में मुझे सारा डेटा मिल रहा है। ये वेबसाइट बेसिकली हम अपडेट कर रहे हैं, तो मैं इसको साथ साथ स्टडी कर रहा हूँ। ये इसको हम ख़त्म कर रहे हैं एंड देन वी आर डेवलपिंग न्यू वेबसाइट ओवर दिस। तो ऑल्दो यू कैन सी मेरा साइट का हेल्थ स्कोर इज़ 96। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेल रैंक्ड। ठीक है, क्रॉल्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है 317 पेजेस क्रॉल्ड है। रीडायरेक्ट 3 लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, एक ब्रोकन लिंक है और ब्लॉक्ड पेजेस कितने हैं 120। ब्लॉक का मतलब है जो मैंने इंडेक्स से निकाले हुए हैं, राइट। सो इस तरह के साथ हुआ है। बैक लिंक्स चेक कर लो 748 एंड लास्ट मंथ के अंदर 9 ऐड हो गए हैं। ठीक है, एंड दीज आर ऑल ऑर्गेनिक अनपेड, 1 रुपया भी नहीं दिया हुआ इनको। ठीक है, सो दिस फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक डाउन होगी क्योंकि बिकॉज वी आर लाइक टेकिंग इट डाउन, बट अदरवाइज ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आपको नजर आ जाएगा ये रैंक हुई भी है। जीबी कैसा है दिल्ली के साथ? कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इसमें स्कॉटलैंड वेल्श से थोड़ी सारी आ जाती हैं। ये एक टूल हो गया। सेकंड टूल ये कीवर्ड वाला जो आपको मैंने गूगल का कीवर्ड प्लानर दिखाया है, आप ये यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ द मेन इंटरफेस। आप बेसिकली ads.google.com पे जाओगे, अपनी जीमेल से लॉगिन करोगे, ठीक है, एंड उसके बाद आपने बेसिकली करना ये है कि आपने कीवर्ड प्लानर लिखना है एंड आपको कीवर्ड प्लानर टूल्स में मिल जाएगा। इस कीवर्ड प्लानर के ऊपर 2 ऑप्शन ही आपको देता है। मैं आपको स्टार्ट से, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है, बट पहला पेज आएगा, उस पर 2 चीज़ें पूछेगा। एक पूछेगा फाइंड कीवर्ड्स, दूसरा कहेगा कि फाइंड वो क्या कहते हैं, फाइंड ट्रेंड्स एंड कीवर्ड प्रोजेक्शंस। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पहली दफ़ा रैंक कर रहे हो तो दिस इज़ द पेज विल ओपन, स्टार्ट विद द कीवर्ड। यहाँ पे मैं फोकस कीवर्ड, जैसे मैंने स्टडी इन जर्मनी लिखा था एंड मुझे इसका रिजल्ट मिल गया था, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कौन सी कंट्री में या कौन सी एरिया में। ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी आपकी वेबसाइट ऑलरेडी डेवलप्ड है ना जिसके ऊपर सर्विसेज का पेज सारे डले हुए हैं, तो आप इसको फर्दर जो है ना अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो ताकि ये खुद भी डेटा पिकअप कर ले कीवर्ड्स का, कि आपने जो कंटेंट ऑलरेडी लगाया हुआ है आप क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हो, तो यहाँ से पिक करें। सो हमने डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं। लास्ट जो कीवर्ड अभी लाइक हम जिस पे काम कर रहे थे, दैट वाज बेस्ट क्रिएटिव एजेंसी इन इस्लामाबाद, तो उसके ऊपर काम हुआ था। फिर लास्ट हमने जो रैंक वो हुआ था आर्टिकल, वो हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का जो आर्टिकल है, वो नेशनल फ्रीलांसिंग पॉलिसी का, वो हुआ था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अच्छा, तो ये तो गूगल का कीवर्ड प्लानर है, ठीक है, और इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, वो जो पीछे दिखाता है, रिमेंबर दैट YOY जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो ये वो है। गूगल ट्रेंड्स का मैंने आपको ये दिखा दिया स्क्रीनशॉट। अगर आपने नई चीज़ें जो फाइंड आउट करनी है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, रिसर्च करनी है। GT मैट्रिक्स भी मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, ये एक मैं आपको यहाँ पे ये वेबसाइट दिखाना चाह रहा हूँ, SEMrush पहले देख लेते हैं। SEMrush का जो टूल है उसके अंदर साइट ऑडिटर ऑलरेडी है, तो जो टेक्निकल SEO की हम बात कर रहे थे, तो SEMrush में आप जाके अपना वेबसाइट एंटर करो, डोमेन, एंड यू स्टार्ट, एंड आपको वो ऑटोमेटिकली अपनी साइट, नीचे साइट का ये पूरा का पूरा डायग्राम दे देगा, उसकी कंडीशन बता देगा कि क्या है। वो ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर लिया हुआ है, दैट्स ईजियर टू टेल। SEMrush के अंदर ही देयर इज़ अ कीवर्ड प्लानर, आप लोगों ने यूज़ किया होगा आई थिंक अपनी क्लास में, राइट। सो बेसिकली आप अपना यहाँ पे फोकस कीवर्ड लिखते हो, बट यू कैन ऐड लाइक 1 to 100 फोकस कीवर्ड्स या कीवर्ड्स जो ऑलरेडी आपको पता है। जो कीवर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है ना, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट ऑलवेज स्टार्ट विद अ फोकस कीवर्ड, एंड आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो। ये फर्दर नैरो डाउन भी कर सकते हो लोकेशन, लोकल SEO, राइट।
मैं यहाँ पे रावलपिंडी डाल सकता हूँ, इस्लामाबाद डाल सकता हूँ फर्दर। पीके तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बट आई कैन डू फर्दर लोकल एसईओ है। एंड फिर मैं सर्च का बटन प्रेस करूँगा एंड मुझे नीचे रिजल्ट्स मेरे शो हो जाएंगे। वॉल्यूम बताएगा, कंपटीशन बताएगा, इवन ये जो सेमरश है उस पर आपको कंपेटिटर की वेबसाइट्स के यूआरएल्स भी दे देता है कि ये आपके कंपेटिटर्स हैं, इन्होंने ये कीवर्ड रैंक किया हुआ है और ये यहाँ स्टैंड करते हैं। तो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर वो इधर रैंक कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, राइट। अब इसमें मेरे पास इंटरनेट होता मैं आपको ये लाइव भी दिखा देता, बट दैट्स हाउ इट इज़। आप लोग क्लास में ऑलरेडी आई थिंक कर रहे हो गए ये इसके ऊपर। ये मैंने एक वेबसाइट, हमारा एक क्लाइंट थे, ठीक है, इनकी जो है लोकल एसईओ हुई भी है अमेरिका के हिसाब से। सो ये एक और टूल है मॉज के नाम से, सेमरश की तरह ही है। तो इसमें कुछ और चीज़ें आप ये इसमें आप बेसिकली अपना वेबसाइट आपके गूगल के ऊपर कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त वो देख सकते हो। सो एज यू कैन सी कि इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 41 है वेबसाइट, इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा डेटा है। दिस इज़ बेसिकली अ ह्यूज ई कॉमर्स वेबसाइट। हमने इसके ऊपर ऑलमोस्ट आज से आई थिंक 7 to 8 ईयर्स पहले काम किया था एसईओ का। तो आई डोंट नो अभी इस वक्त क्या स्टैंडिंग है, बट लाइक वो जो एसईओ हुई है ये बहुत सारा डेटा उसका वो रिजल्ट है। लिंकिंग रूट डोमेन्स और रैंकिंग कीवर्ड्स, 722 कीवर्ड्स रैंक हुआ है इसके गूगल के ऊपर, एंड दोज आर ऑल प्रोडक्ट्स। वो जो हमने वहाँ से पिछले 8 साल पहले भी की थी, अभी भी की होंगी उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स, पर ये सारी प्रोडक्ट्स रैंक हुई हुई है। स्पैम स्कोर बहुत लो है, 4% है सिर्फ, विच इज़ गुड। अब नीचे आपको ये टूल बता देता है कि आपके टॉप पेजेस क्या हैं बाय लिंक्स, जो टॉप पेजेस आपके रैंक हुए हुए हैं या जो आपके विजिटर्स विजिट कर रहे हैं। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक कैंपेन्स या पेड कैंपेन्स चलाते हो, यू नीड टू नो कि आखिर कौन से पेज पे आपका यूज़र लैंड कर रहा है, राइट। ठीक है, इसी तरह टॉप लिंकिंग डोमेन्स आपको दिखा रहा है, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो बैक लिंक है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसको दिखाने का मकसद ये, अगर आप सबको नज़र आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, सो इफ़ यू कैन सी कि टॉप की वेबसाइट्स हैं, विकीपीडिया है, गूगल से आ रहा है, सैमसंग से आ रहा है, नीचे कौन सा है, लावा गार्डिया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, उसका बैक लिंक है। सो दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैक लिंक्स, इनकी अपनी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है, राइट। सो ये पीछे जो मैं सारा बता रहा था, दिस इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट। इनकी देखें डोमेन अथॉरिटी कितने में आ रही है, 90s में 96, 95, 94, एंड इस वेबसाइट को उनसे बैक लिंक मिला हुआ है, राइट। फिर इनके पास एक विजुअल ग्राफ भी है जिसमें आप लॉस्ट लिंकिंग डोमेन्स देख सकते हो। ओवर टाइम ऐसे भी होता है कि आपकी वेबसाइट के बहुत सारे बैक लिंक्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, क्या पता वो वेबसाइट ख़त्म हो गई है, क्या पता उस वेबसाइट ने वो वाला पेज रीड कर दिया है, वो वाला पेज हाइड कर दिया है जहाँ पे आपका आर्टिकल था, आपका बैक लिंक था। तो वो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट से ख़त्म करना इज़ इम्पॉर्टेंट। वाला लिंक, वो लिंक जो टूट गया है ना, उसको ब्रोकन लिंक को ख़त्म करना इज़ इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू नो कि ये लिंक अब डेड है। तो अगर आप नहीं रिमूव करोगे तो वो आपकी वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो यू नीड टू नो दिस इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली आई थिंक दैट्स ऑल, मोस्टली यही है। नीचे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं, कीवर्ड्स बाय एस्टिमेटेड क्लिक्स, वो जो कीवर्ड्स रैंक हुए हैं वो किस हिसाब से हुए हैं, उनकी विजिबिलिटी क्या है। टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स आपको इस वेबसाइट की दिखा रहा है जो हमने रैंक किए हुए हैं। टॉप फीचर स्निपेट्स, ब्रांडेड कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। सो इस केस में लैनर है, तो लैनर की जो जो कीवर्ड्स आएंगे वो ब्रांडेड कीवर्ड है। ये कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट दिस टेल्स इज कि आपके जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं वो कैसे गूगल के ऊपर किन किन पोजीशंस के ऊपर रैंक कर रहे हैं। सो ये बेसिकली मोस्टली ये विजुअल इंफॉर्मेशन है। दिस हेल्प्स यू इन डूइंग योर एसईओ फर्दर अगेन। मतलब ये वाला टूल है, जब आपने एक दफ़ा एसईओ कर दी है तो अब आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हो हर दफ़ा कि एक्चुअली कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला टूल ये काम करता है, हेल्प करता है आपको करने में। तो आई गेस दैट वुड बी ऑल। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव था। कुछ प्रैक्टिकल आपने कुछ कहा था, तो ये प्रैक्टिकल बेसिकली एप्लीकेशंस है। इससे ज़्यादा कोई ख़ास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है नहीं है। मोस्टली वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आपने लिंक्स ख़रीदने वाला जो बात कह रहे हैं ना, मोस्टली बेहतर होता है कोलैबोरेशंस के, लाइक यू पोस्ट एन आर्टिकल या आप कोई चीज़ खास कर रहे हो, आप उसके हिसाब से उनके साथ लिंकिंग कर लो। कुछ जो केसेस में पेड भी कर सकते हैं, ग्रे हैट के अंदर आ जाता है। तो दैट्स अबाउट इट। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ रेलेवेंस, कंटेंट क्वालिटी एंड अथॉरिटी। ये ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके एसईओ के। सो एनी हाउ,
Thank you so much. That would be it. And for your questions, yeah, that's it. Yeah. सर Sure. काफी एक क्वेश्चन जी जी. सर जैसे आपने हमें एक स्क्रीनशॉट दिखाया था जिसमें आपको पता एफएक्यूज जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं तभी वो टॉप पे आते हैं लाइक 3 4 वीक्स के बाद हम्म. बट एक चीज और होती है गूगल पेज पे लाइक हम सर्च नहीं करते जैसे एक वर्ड आ जाता है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड और द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड तो सिर्फ से 2 ऑप्शन होते हैं बिल्कुल ऐसा है. तो वो कैसे? ओके, आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होगे ना, तो कीवर्ड रिसर्च के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आप ऐसे निकालते हो जो कीवर्ड्स के सिनोनिम्स होते हैं, राइट. सो आपको क्लास में आई थिंक करोगे फर्दर, उसमें ऐसा होता है कि देखो एक वर्ड है ना, उसके बहुत सारे फर्दर सिनोनिम्स भी होते हैं. एक कीवर्ड अगर आपने रैंक कर लिया है और अगर दूसरा सिनोनिम उसका रैंक नहीं हुआ तो दैट वुड नॉट मेक सेंस, राइट. तो फिर ये रैंकिंग के वक्त आता है, ये ऑन पेज एसईओ के वक्त आता है. तो आई हैव टू, ये एज अ एसईओ एक्सपर्ट आई हैव टू इंश्योर कि जब मैं अपने कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने सिनोनिम्स भी अंडर कंसिडरेशन रखे हैं. एंड वो जो वहाँ पे आ रहे होते हैं सजेस्टेड वाले, वो उसी से रेलिवेंट आ रहे होते हैं. वो ऑलरेडी जो रेलिवेंट कंटेंट पड़ा होता है उसी से रेलिवेंट आ रहे होते हैं. यही क्वेश्चन था आपका. लाइक 5 क्वेश्चंस होते हैं ना लाइक आप उसको टिक करते जाएं वो देखो हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना. देखो एक वेबसाइट के ऊपर वही सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग के साथ होगा, एक और वेबसाइट के ऊपर वही सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग के साथ होगा. फिर आपने एक और भी चीज़ नोटिस की होगी, आप एक क्वेश्चन खोलते हो तो वो जो नीचे वाले फर्दर क्वेश्चन हैं वो उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, बिकॉज नाउ इट नोज कि आप ये वाली बात ढूंढ रहे हो. तो अगर आपकी वेबसाइट अगर पहले नहीं आ रही थी तो बाद में ज़रूर आ रही होगी नीचे उस फर्दर क्वेश्चन ब्रेक डाउन के अंदर. तो दिस इज़ वाई FAQs आर सो गुड कि लाइक आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट. कोई क्वेश्चन? ओके, आपका कोई क्वेश्चन सर शाहरुख? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद में बात करेंगे. पर एनी चलो आप लोग छुट्टी करें फिर, एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी सेशन में मुलाकात होगी आई सपोज. बाकी आपको मिल जाएगा वीडियो भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा. पूरा पिछला सेशन भी लगा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का सेशन नहीं लिया था ना तो अब आप ले सकते हो. वो 2 घंटे का पूरा सेशन अपलोडेड है. हाँ, और स्लाइड्स में डिजिटल मार्केटिंग की ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, एसईओ की भी आज आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, तो आपके पास सारा कुछ होगा. फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू ऑलवेज नो हाउ टू रीच आउट टू मी. हमारा वो स्लाइड्स के एंड के ऊपर कॉन्टैक्ट की सब डिटेल्स हैं, तो यू कैन रीच आउट, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. बस फालतू क्वेश्चन नहीं. चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू. ओके सर.